हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो, आज आपका जो सीए इंटर का सीए इंटरमीडिएट का जो भी एग्जामेशन चैप्टर जीएसटी पेपर में जो एग्जामेशन चैप्टर उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये आपका सीए इंटर में सबसे वॉल्यूमिनस जीएसटी चैप्टर है, जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रोविजन आपका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन हर टर्म में आता रहता है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि आप लोग पढ़ देना, या बोलते हैं कि आधा पढ़ा के बोल देते हैं कि आप लोग जो भी बाकी है आप लोग पढ़ लेना। बट हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। टाइम लगेगा, फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे। और एक बात है, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक है, एंड वहां पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप चले जाइए टेलीग्राम चैनल को। वहां पे बहुत सारा स्टूडेंट है, आप भी वहां पे जुड़िए एंड बहुत सारा नोट्स का बेनिफिट आप भी उठाइए। और एक बात है, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल सीए सत्यरंजन स्वाइन को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए मैं बहुत सारा वीडियो ऐसे बनाता हूँ। एंड आपका एग्जामिनेशन में कैसे हेल्प होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली वीडियो आता रहता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। तो चलो, बिना कोई देरी से हम शुरू कर देते हैं ये जो एग्जामेशन फ्रॉम जीएसटी, जो सबसे बड़ा चैप्टर ऑफ जीएसटी पेपर। ठीक है, तो चलो, डोंट वरी, बहुत इजी है। एंड इसको आपको लॉजिकली सोचना है, ना कि इसको कॉन्सेप्चुअली अगर सोचेंगे तो डाउट हो जाएगा, बट लॉजिकली अगर सोचेंगे तो वहां पे आपको पूरा हो जाएगा। ये कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेनली गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स या एजुकेशन या एग्रीकल्चर या स्किल डेवलपमेंट या आपका हेल्थ रिलेटेड, तो जो भी आता है वहां पे एग्जामेशन मिल जाता है। ठीक है, लॉजिकल मीन्स गवर्नमेंट कभी भी टैक्स नहीं देता है, तो गवर्नमेंट के रिलेटेड आएगा तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड आपका हेल्थ, ठीक है, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाता है, क्योंकि वो सब टैक्स नहीं देते हैं, वो मेनली बेनिफिट के लिए आते हैं, तो इसलिए वहां पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे मिल जाता है एग्जामेशन। तो चलो, बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं यह हमारा एग्जामेशन ऑफ जीएसटी चैप्टर। ठीक है, तो पहले आपका मन में डाउट होगा कि एग्जाम सप्लाई किसको बोलते हैं। एग्जाम सप्लाई किसको बोलते हैं, हम पूरा फ्लो में जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बट सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम सप्लाई किसको बोलते हैं, जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स और विच इज होली एग्जाम एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पे एग्जाम सप्लाई में तीन चीज आ जाएगा। जो कि नील रेटेड सप्लाई मीन्स वो जो सप्लाई के ऊपर नील रेट मीन्स रेट ही नहीं है, तो टैक्स कैसे लगेगा, या वो फुल्ली एग्जाम हो जाता है। एंड उसके साथ आ जाता है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तीन चीजें। पहले तो वो नील रेटेड सप्लाई है, दूसरा है वो फुल्ली एग्जाम है, तीसरा है उसमें इंक्लूड हो जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो उसको ही बोलते हैं एग्जाम सप्लाई। सिंपल है। एंड यहाँ पे दो सेक्शन मेनली डील करता है। सीजीएसटी एक्ट का आपका 11 नंबर सेक्शन डील करता है यहाँ पे आपका एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड। एंड आईजीएसटी एक्ट में भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, जो कि है सेक्शन नंबर 6, तो वही बताया है। तो सेक्शन नंबर 11 आपका सीजीएसटी एक्ट का है, एंड सेक्शन नंबर 6 है आपका आईजीएसटी एक्ट का है, जिसमें मेनली एग्जाम सप्लाई का जो भी प्रोविजन यहाँ पे बताया है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। तो चलो, जो मेन सेक्शन आ जाता है ये है आपका सेक्शन नंबर 11 है, जो कि पावर टू ग्रांट ऑफ एग्जामेशन फ्रॉम जीएसटी। तो मेनली आप क्या पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, हम भी सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो सीजीएसटी एक्ट में मेनली 11 सेक्शन आ जाता है आपका पावर टू ग्रांट एग्जामेशन फ्रॉम टैक्स। तो हम कौन सा सेक्शन पढ़े हैं आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले सेक्शन नंबर 7 पढ़े थे। सेक्शन नंबर 2 तो आपको वहां पे डेफिनेशन मिल जाता है, बट सेक्शन नंबर 7 है सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 है मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, सेक्शन नंबर 9 है लेवी एंड कलेक्टर ऑफ जीएसटी, सेक्शन नंबर 10 है कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन नंबर 11 ये वाला है एग्जामेशन है, और एक हम वैल्यूएशन चैप्टर पढ़े थे जो कि सेक्शन नंबर 15 है। ठीक है, तो इतना तक हम पढ़े थे। सेक्शन नंबर भी आपका सब कुछ हो जाएगा, दिक्कत मत लीजिए। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 में दो पार्ट में आता है। तो उसके जनरल एग्जामेशन कुछ है और कुछ है स्पेशल एग्जामेशन। ठीक है, कुछ जनरल एग्जामेशन है और कुछ स्पेशल एग्जामेशन। तो जनरल मीन्स नाम से ही पता चलता है कि जनरल है, ये ऑर्डिनरी है। एंड स्पेशल मीन्स स्पेशल, नाम से ही पता चल जाता है। तो ये दोनों कैसे आता है, एग्जामेशन मेनली कैसे आता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब ग्रांट करेगा रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, तो गवर्नमेंट मेनली ग्रांट करता है एग्जामेशन, बट रिकमेंडेशन किससे मिलता है, जो हमारा जीएसटी काउंसिल से। क्योंकि जीएसटी काउंसिल के पास पावर है कि 279 कैपिटल ए, वहां पे आर्टिकल में उसको पावर है कि वो मेनली रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, किसको देगा, गवर्नमेंट को। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे मेनली एग्जामेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मेनली कोई भी अगर एग्जामेशन आएगा तो वहां पे गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन हेल्प से वहां पे एग्जामेशन देता है। ठीक है, नोटिफिकेशन या आपका स्पेशल ऑर्डर के थ्रू वो मेनली एग्जामेशन देता है। एंड वो रिकमेंडेशन किससे मिलता है, आपका जीएसटी काउंसिल से मिलता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेनली जनरल एग्जामेशन कब मिलेगा, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में मेन मिलता है। अगर कहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट है तो वहां पे जनरल एग्जामेशन मिलना चाहिए। जैसे कोविड में बहुत सारा एग्जामेशन आया था, किसके लिए, वो पब्लिक के लिए है।
वैसे स्पेशल एग्जामेशन कैसे आएगा, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट दोनों ही पब्लिक इंटरेस्ट में आएगा, बट स्पेशल नाम से ही पता चलता है कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्शनल नेचर का जो है अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर मीन स्पेशल नेचर में मेनली वहां पे स्पेशल एग्जामेशन प्रोवाइड होता है। सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम स्लो से जाएंगे। उसके बाद है ये जो जनरल एग्जामेशन कैसे आता है, ऑब्वियसली बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन हेल्प से नॉर्मली जनरली ऑर्डिनरी आता है आपका एग्जामेशन, बट अगर देखें स्पेशल एग्जामेशन वो मेनली आता है स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, स्पेशल ऑर्डर के थ्रू स्पेशल एग्जामेशन आता है एंड नोटिफिकेशन के थ्रू आपका जनरल एग्जामेशन आता है। उसके बाद एग्जामेशन कैसे आता है, कंडीशनली आएगा, आपका अनकंडीशनली आएगा, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, फुल्ली आएगा, पार्शियली भी एग्जामेशन आ सकता है। तो कैसे ही आ सकता है, तो एग्जामेशन मेनली अलाउड हो जाता है, फुल्ली आ सकता है, पार्शियली भी आ सकता है, तो पार्शियली भी है, एब्सोल्यूट मींस अनकंडीशनल भी होता है एंड कंडीशनल हो जाता है। ठीक है, और एक बात है मैं आपको बता देता हूँ, अनकंडीशनल मींस एब्सोल्यूट। जब अनकंडीशनल आएगा तो वहां पे आरसीसी के ऊपर कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है ये एग्जामेशन। अगर कंडीशनल आएगा तो वहां पे ऑप्शनल हो जाता है, मींस आरसीसी के पास ऑप्शन हो जाता है, चाहे वो उसको अडॉप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर एब्सोल्यूट आएगा मींस अनकंडीशनल जहां पे आएगा तो वहां पे मैंडेटरी हो जाएगा। अगर वो कंडीशनल आएगा मींस कंडीशन अगर आ जाता है तो वहां पे आरसीसी के ऊपर डिपेंड करता है, मींस ऑप्शन उसके पास है। तो वही बताया है, एब्सोल्यूट मींस अनकंडीशनल जब आएगा तो वहां पे मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर वो आएगा कंडीशनल तो वहां पे क्या होगा, ऑप्शनल फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन मेरा मन, मैं चाहे तो अडॉप्ट करना चाहता हूँ तो करूंगा, नहीं चाहता हूं तो नहीं करूंगा, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वही है, सिंपल है। उसके बाद है यहाँ पे इंपोर्टेंट एक बात बताया है, मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका यहाँ पे आता है एक नोटिफिकेशन। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आता है 1 जनवरी 2024 को आता है एक नोटिफिकेशन, तो उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर एक साल के अंदर आता है, ठीक है, ये है एक साल, तो अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 ईयर के अंदर अगर एक्सप्लेनेशन आता है या उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन आता है, तो पहले देखेंगे एक साल के अंदर अगर यहाँ पे कहाँ पे भी अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है, एक्सप्लेनेशन मीन कोई भी अगर डाउट के लिए वहां पे एक्सप्लेन करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है एक साल के अंदर, अगर एक साल के अंदर आता है तो वहां पे वो इफेक्टिव कब से हो जाएगा, तो यहाँ से इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, वहां पे उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मीन्स आपका ओरिजिनल जब आया था, ओरिजिनल नोटिफिकेशन जब आया था उसी डेट से वो इफेक्टिव हो जाएगा, मीन्स पुराने डेट से वो इफेक्टिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर एक साल के बाद अगर आता है तो वहां पे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लग जाएगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस जिस दिन आया है उसी दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव किसको बोलते हैं, जब पुराना डेट से इफेक्टिव हो जाता है उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। एंड प्रोस्पेक्टिव मींस आगे वाला दिन से जब आएगा उसी दिन से लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मींस एक साल के अंदर अगर आएगा तो वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अगर एक साल के बाद तो वहां पे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है एक्सप्लेनेशन विद इन 1 ईयर अगर आएगा तो वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, अगर एक्सप्लेनेशन आफ्टर 1 ईयर आएगा तो वहां पे आ जाएगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इंपोर्टेंट चीज और एक है मेनली, एंड यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैं समझाया हूँ उसके रिलेटेड एग्जांपल है, आप लोग देख लेना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं जो भी समझाया हूँ उसके रिलेटेड आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम किस दिन मानेंगे कि इफेक्टिव होगा, कोई भी अगर यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन आता है तो कौन सा दिन वो इफेक्टिव होगा। मेनली एक्सप्लेनेशन एक दिन आता है बट वो एक्चुअली ऑपरेशनल दूसरा दिन पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एक एक्सप्लेनेशन आता है, यहाँ पे आता है 1 मार्च में आता है, बट वो ऑपरेशनल मीन्स इफेक्टिव होता है कब से, 1 जुलाई में होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम इफेक्टिव कब से मानेंगे, एक्चुअली किस दिन से हम इफेक्टिव मानेंगे, ऑब्वियसली जिस दिन आता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जिस दिन आता है उसी दिन से हम मानेंगे कि वो मेनली इफेक्टिव उसी दिन से हो जाता है। ठीक है, जिस दिन एंट्री आता है उसी दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा, ना कि जिस दिन वो ऑपरेशनल होता है उस दिन नहीं होगा, जिस दिन वो आता है उसी दिन उसको मानेंगे कि वो इफेक्टिव हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है जो भी सेक्शन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे वही बोला है एक्सप्लेनेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द एंट्री इन नोटिफिकेशन, जिस दिन आता है एंट्री इंसेप्शन होता है, ना कि नॉट फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हिच नोटिफिकेशन बिकम्स इफेक्टिव। इफेक्टिव जब से होता है उस दिन से नहीं होगा, जिस दिन आता है उसी दिन से होगा। तो ये आपका खत्म हो जाता है, यहाँ पे पूरा क्या खत्म हो जाता है, पूरा आपका सेक्शन नंबर 11 खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि एग्जाम्शन, एग्जाम्शन मेनली बहुत सारे सर्विसेज के रिलेटेड एग्जाम्शन आया था, एंड वो जो सर्विसेज के रिलेटेड एग्जाम्शन आया था वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू आया था, इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये नोटिफिकेशन नंबर आपको लिखना पड़ेगा। प्रोविजन के बदले आपको नोटिफिकेशन नंबर लिखना पड़ेगा, सेक्शन के बदले आपको नोटिफिकेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन नंबर क्या है, वही एक नोटिफिकेशन नंबर है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पे नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीजीएच एक्ट में जो भी सब नोटिफिकेशन तो वहां पे लिखना पड़ेगा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। कोई भी क्वेश्चन में प्रोविजन नहीं लिखना है, आपको ये वाला नोटिफिकेशन नंबर याद रखना है।
इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन चैप्टर में आएगा तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन नंबर लिखना पड़ेगा, सेक्शन नहीं है यहाँ। एंड सेक्शन नंबर 11 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली आपका आता है ये जो सर्विसेज के रिलेटेड, सिंपल है। तो चलो यहाँ पे बहुत सारा हम देखेंगे सर्विसेज, कहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा, कहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा। जैसे पहला है चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विसेज। तो जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विसेज वहां पे देखेंगे कैसे आपको एग्जामेशन मिलेगा, ठीक है, कैसे आपको एग्जामेशन मिलेगा। तो पहला है जो भी सर्विसेज देता है बाय एन रजिस्टर अंडर 12 ए। 12 ए मींस यहाँ पे एक चैरिटेबल, 12 ए ऑफ इनकम टैक्स मींस यहाँ पे इनकम टैक्स में 12 ए में जो भी रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं चैरिटेबल एंटिटी, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट उसको बोलते हैं। मींस जो भी सर्विसेज देता है कौन, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये रजिस्टर होते हैं 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो भी आप इंटर में पढ़ते हैं ये टैक्सेशन पेपर में इनकम टैक्स, उसमें आपका इंटर का सिलेबस में नहीं है बट फाइनल सिलेबस में एक चैप्टर है जहाँ पे हम पढ़ेंगे पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटीज जो भी देता है, मेन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल एक्टिविटीज देता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल एक्टिविटीज देता है। तो क्या क्या सब चैरिटेबल एक्टिविटीज चलो देख लेते हैं, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर आपको पता नहीं चलेगा तो कैसे आपको एग्जामेशन पता चलेगा। तो इसलिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो पता है जो कि रजिस्टर होता है, बट चैरिटेबल एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, ठीक है, चैरिटेबल एक्टिविटीज किसको बोलते हैं। तो उसके लिए एक आपका डेफिनेशन है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज किसको बोलते हैं। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज जो भी है, आपको चैरिटी से जो भी एक्टिविटी आता है उसको बोलते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज। जैसे पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर काउंसलिंग, टर्मिनल इल पर्सन या पर्सन अफेक्टेड बाय HIV और एड्स। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ कैसे करेगा, बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसलिंग, टर्मिनल इल पर्सन एंड पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स, HIV एड्स, वो एक डेंजरस डिजीज है तो वहां पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस सच एज प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, जो सब पब्लिक अवेयरनेस चलता है जैसे फैमिली प्लानिंग है या आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। एंड फैमिली प्लानिंग हमारा दो जो भी होता है वो सब फैमिली प्लानिंग में आ जाता है, ये सब पब्लिक अवेयरनेस है, ये सब चैरिटेबल एक्टिविटीज है, ठीक है। तो वहां पे उनको एग्जामेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवेंचर ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा, तो एडवेंचर ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबैंडन्ड और ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन के रिलेटेड जो भी आप एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सब करते हैं जैसे ऑर्फन चिल्ड्रन को, होमलेस चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद यहाँ पे फिजिकली या मेंटली अब्यूज पर्सन के रिलेटेड जब उनको कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाते हैं तो वो भी सब आ जाएगा। उसके बाद है प्रिजनर्स जो भी कैदी है जेल में जो होते हैं उनको भी जो सिखाते हैं स्किल डेवलपमेंट या आपका एजुकेशनल प्रोग्राम, तो वो भी आ जाएगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल एक्टिविटीज में। उसके बाद पर्सन ओवर एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, तो रूरल एरिया में जो भी सीनियर सिटीजन जिसका एज 65 ईयर से ज्यादा, सीनियर सिटीजन में 60 ईयर से ज्यादा होता है, बट जो भी सीनियर सिटीजन जो एज है 65 ईयर से ज्यादा उनको अगर स्किल डेवलपमेंट जो भी रूरल एरिया में विलेज एरिया में जो भी होते हैं तो वहां पे अगर आप उनको स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे तो वो भी आ जाएगा चैरिटेबल एक्टिविटीज में। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट को जैसे प्रिजर्व करने के लिए वो सब जैसे है सेव वाटर, सेव एयर, सेव सॉइल, टाइगर रिजर्व, सेव टाइगर, सेव फॉरेस्ट, ये सब आपका होता है मेनली चैरिटेबल एक्टिविटीज में, ठीक है। चैरिटेबल एक्टिविटीज में सब कुछ आ जाता है। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है, जैसे अगर देखेंगे पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग, टर्मिनल इल पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स या HIV, उसके बाद है पब्लिक अवेयरनेस सच एज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, फैमिली प्लानिंग, उसके बाद है एडवेंचर रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा, उसके बाद आपका एडवांसमेंट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट जैसे ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन के लिए, उसके बाद है फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर्स या जो भी विलेज एरिया में जो भी पर्सन जिसका है 65 ईयर से ज्यादा है, या आपका जो भी रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ये सब आ जाते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज में। एंड ये जो चैरिटेबल एक्टिविटीज में जब कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन देगा तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है और एक है जो कि है होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट डू नॉट फॉल विद द एम्बिट ऑफ द चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो जब कोई भी होटल अकोमोडेशन सर्विस देता है कौन, ट्रस्ट यहाँ पे देता है किसको, स्टूडेंट को, तो उसको हम नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि होटल अकोमोडेशन ये मेनली क्या हो जाता है, एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में नहीं आएगा, सिंपल। do not fall under the ambit of the charitable activities as defined above, मींस अगर हॉस्टल अकोमोडेशन कोई भी स्टूडेंट को देगा कौन, ट्रस्ट देगा, तो वहां पे वो नहीं आएगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, ऑल रिलीजियंस के लिए, रेंटिंग ऑफ प्रीसिनेट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस मींट फॉर जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, तो जो भी रिलीजियस सेरेमनी होगा अगर कोई भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो रिलीजियस सेरेमनी के रिलेटेड, जैसे शिवरात्रि, तो शिवरात्रि में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
तो वहां पे वो मेनली किसके लिए, कॉन्डक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, यहाँ पे ऑल रिलीजन्स आ जाएंगे, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। या रेंटिंग ऑफ एनी आपका रिलीजियस प्लेस या प्लेसनेस, अगर रेंट में भी आप रिलीजियस प्लेस अगर रेंट में देंगे तो वहां पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जैसे कोई भी कल्याण मंडपम या शॉप, जो भी मंदिर या मस्जिद के अंदर जो शॉप करते हैं, तो वहां पे वो सब आ जाएगा रेंटिंग ऑफ जो आपका रिलीजन प्लेस, ठीक है, रिलीजियस प्लेस। बट यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तीनों सिचुएशन में, ठीक है, तीनों सिचुएशन में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तीन सिचुएशन में, ठीक है। अगर यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रूम अगर देते हैं, ठीक है, हो या चार्जेस 1000 पर डे और मोर, तो वहां पे अगर आप रेंटिंग रूम देते हैं, ठीक है, रिलीजियस प्लेस का जो भी रेंटिंग रूम देते हैं, तो वहां पे जो सर्विस चार्जेस अगर 1000 या उससे ज्यादा अगर देते हैं, चार्ज करते हैं, तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मीन्स 999 तक अगर होगा पर डे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर 999 से ज्यादा हो जाता है, 1000 या उससे ज्यादा, तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद है रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल और कल्याण मंडपम और ओपन एरिया लाइक हो या चार्जेस 10,000 और मोर पर डे। तो यहाँ पे अगर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, ओपन एरिया, कल्याण मंडपम, तो वहां पे अगर चार्जेस पर डे अगर 10,000 से ज्यादा या 10,000 अगर होगा तो वहां पे टैक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9,999 तक होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। मीन्स 10,000 या उससे ज्यादा अगर होगा टैक्स हो जाएगा। यहाँ पे है कम्युनिटी हॉल या ओपन एरिया या कल्याण मंडपम, ठीक है। उसके बाद जो भी शॉप सब चलाते हैं, रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर स्पेस फॉर बिजनेस कॉमर्स या चार्जेस 10,000 और मोर पर मंथ। तो यहाँ पे अगर शॉप जो भी चलाते हैं, तो शॉप के केस में 10,000 या उससे ज्यादा पर मंथ अगर होगा, तो पहले जो दो पॉइंट है तो वहां पे पर डे होगा 1000 10,000। बट अगर लास्ट वाला जो कि शॉप जो रेंट में लेते हैं, तो वहां पे होगा 10,000 पर मंथ, टैक्सेबल हो जाएगा 10,000 पर मंथ। बट अगर 9,999 अगर होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सिंपल है, मेनली एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट अगर रूम रेंट में देखें तो वहां पे 1000 या उससे अगर ज्यादा हो तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। या अगर कम्युनिटी हॉल या प्रीमाइसेस या कल्याण मंडपम, तो वहां पे 10,000 पर डे या उससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद रेंटिंग ऑफ शॉप भाड़ा में देते हैं तो वहां पे 10,000 पर मंथ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है, और जो भी सब ग्रीन में है ना, तो वहां पे एग्जेम्पशन मीन्स अमेंडमेंट आया है, ठीक है, जो भी ग्रीन में है तो वहां पे अमेंडमेंट आया है। Services by way of training or coaching in recreational activities relating to arts culture by an individual या sports by charitable entities registered under 12AA 12 AB of the income tax एक्ट 1961। तो यहाँ पे अगर सर्विसेज बाय वो ट्रेनिंग या कोचिंग ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के रिलेटेड, जैसे अगर कोई भी आर्ट या कल्चर के रिलेटेड अगर कोई इंडिविजुअल देता है, ठीक है, कोई भी अगर इंडिविजुअल देता है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी चैरिटेबल एंटिटी देता है, चैरिटेबल एंटिटी में 12 AB या 12 AA में रजिस्टर होते हैं इनकम टैक्स का। अगर आप याद रखें, ओनली अगर इंडिविजुअल देता है या चैरिटेबल एंटिटीज देता है, कोई भी स्पोर्ट्स या आर्ट्स के रिलेटेड, तो वहां पे कल्चर के रिलेटेड, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ है रिलीजियस पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज के रिलेटेड सर्विस देता है, जैसे यहाँ पे दो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन मेनली होते हैं, जैसे हज कमिटी है, हज कमिटी मेनली हज यात्रा के लिए वो है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है यहाँ पे KMVN, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा बाय कुमन मंडल विकास निगम, ठीक है। मेनली दो यहाँ पे स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, एक है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कुमन मंडल विकास निगम है, एंड दूसरा है हज यात्रा के लिए हज कमिटी। तो ये मेनली स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए सर्विस देते हैं तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जेम्पशन था वो तो हट गया, इसको आपको इग्नोर कर दीजिए। अगर यहाँ पे था कि अगर कोई भी सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग और होटल अकोमोडेशन इन गेस्ट हाउस कैंप साइट और लॉजिंग में अगर वहां पे आप देते हैं अकोमोडेशन के लिए, तो वहां पे 1000 और उससे 1000 या उससे कम अगर होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था। बट अभी ये एग्जेम्पशन हट गया है, अभी वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद जो गया उसको याद मत रखिए। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेसिडेंस। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज बाय वे ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेसिडेंस, जैसे आप रेसिडेंस के लिए कोई भी आप भाड़े में लेंगे घर, आप रहने के लिए अगर लेंगे तो वहां पे घर भाड़े में, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन लेता है, मीन्स कोई भी अगर यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंटेड हुए रजिस्टर्ड पर्सन, मीन्स कोई भी अगर जीएसटी में वो रजिस्टर है, तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मीन्स अगर हमारे जैसे आपके जैसे अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर वहां पे लेंगे घर भाड़े में रहने के लिए, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन जैसे सत्यरंजन क्लासेस, वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो भाड़े में लेता है तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड सर्विसेज खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं दूसरा जो कि है यहाँ पे जो भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी
और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, ठीक है, एनपीओ जो भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनपीओ या नॉन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो भी देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो वहाँ पे दो सर्विसेज कवर होता है। तो पहला सर्विसेज है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स ओन मेंबर बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन as a trade union or for the provision of carrying out any activities exempt from levy of GST up to an amount 7,500 per month per member for sourcing of goods or services from third person for the common use of its member। तो यहाँ पे मैं अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या एनपीओ जो भी सर्विसेज देता है उसका मेंबर को, एंड उसका मेंबर क्या करते हैं, उसको रीइंबर्समेंट कर देते हैं, उसका मेंबर उसको रीइंबर्समेंट कर देते हैं। जैसे अगर देखें कोई भी कॉलोनी है, कोई भी कॉलोनी है, तो वहाँ पे कॉलोनी में क्या चलता है, तो वहाँ पे मेनली रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है जो कि यहाँ पे एनपीओ होते हैं, तो वो उनका मेंबर को देते हैं सर्विसेज। एंड ये जो मेंबर को सर्विसेज देते हैं तो वहाँ पे देखेंगे 7,500 पर मंथ पर मेंबर, उससे अगर कम होगा या एग्जैक्ट अगर होगा 7,500 पर मंथ पर मेंबर तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर उससे ज्यादा होगा, एक भी रुपया अगर ज्यादा होगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद statutory dues such as property tax, electricity charges would be excluded while computing the aforesaid monthly limit 7,500। तो यहाँ पे बहुत सारा स्टैट्यूटरी ड्यूज, जैसे अगर देखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, वो तो सब अलग है, ठीक है, वो सब अलग है। मेनली हम जो भी सर्विसेज है, जैसे आप रेंटिंग के लिए वहां पे जो सर्विसेज देते हैं तो वो सब अलग आ जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स वो सब अलग आ जाएगा। मेनली जो डे टू डे जो भी सर्विसेज देते हैं तो उसके लिए अगर चार्जेस 7,500 पर मंथ पर मेंबर अगर लेंगे उससे ज्यादा तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, बट उसमें नहीं जाएगा आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो सब नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर अंडर ए law for the timing in force engage in activities relating to welfare, industrial, agricultural, labor और farmer या promotion of trade, commerce, industry और art, science, literature और स्पोर्ट्स एजुकेशन जो भी सब आ जाता है, तो वहां पे अगर वो मेंबरशिप फी लेता है अप टू वन अमाउंट 1,000 पर मेंबर पर ईयर, तो यहाँ पे अगर कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी वो मेनली उसका मेंबर को सर्विस देता है, जैसे कोई भी वो सब आर्ट कल्चर करता है, प्रोग्राम करता है, तो वो जो प्रोग्राम के लिए अगर 1,000 या उससे कम लेता है पर ईयर पर मेंबर तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट अगर वो मेंबरशिप फी अगर 1,000 से ज्यादा लेता है तो वहां पे पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दो पॉइंट खत्म हो जाता है, बट इसमें बहुत सारा क्लारिफिकेशन है कि यहाँ पे देखेंगे कि जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन देता है तो वहां पे क्या होगा, जो कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली देता है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन उसका मेंबर को जो देता है 7,500 मीन्स यहाँ पे जो भी क्लारिफिकेशन पहला पॉइंट के रिलेटेड है, ठीक है, क्लारिफिकेशन जो भी है यहाँ पे पहले पॉइंट के रिलेटेड है, तो उसको चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है इशू एंड क्लारिफिकेशन दिया है, इशू क्या है मीन्स क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, एंड क्लारिफिकेशन क्या है उसको हम देख लेंगे, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। तो ये आपका होता है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। तो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जैसे लायंस क्लब एंड आपका जो भी सब कॉलोनी होते हैं तो वहाँ पे वो सब रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ही होते हैं, अलग कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इशू क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेसिडेंट टू दी रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यूए उसको बोलते हैं in a housing society exempt from GST? If yes, is there any upper limit on the amount of the such charges for the exemption to be available? तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज देते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, तो मेंटेनेंस चार्जेस के लिए कोई भी अपर लिमिट है? अपर लिमिट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट क्या है, क्या मीन्स उससे ज्यादा अगर होगा टैक्सेबल होगा, नहीं तो एग्जेम्पशन हो जाएगा। वही तो हम पढ़ के आए 7,500, तो 7,500 तक अगर होगा तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, अगर 7,500 से ज्यादा होगा तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो वही बताया है एग्जेम्प्ट अप टू एन अमाउंट चार्जेस 7,500 पर मंथ पर मेंबर, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मीन्स मेंटेनेंस चार्जेस ये सब आ जाता है मेनली यहाँ पे जो चार्जेस 7,500 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख है और लेस इन ए फाइनेंशियल ईयर इज टू रिक्वायर टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे जीएसटी ऑन मेंटेनेंस चार्जेस इफ द अमाउंट ऑफ सच चार्जेस इज मोर देन 7,500 पर मंथ पर मेंबर। तो यहाँ पे मैंने बोल रहा है ये जो एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा होगा किसका, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का, तो वहां पे वो मेनली पे करेगा क्या, जीएसटी 7,500 से ज्यादा, ठीक है, 7,500 से ज्यादा के ऊपर वो टैक्स मेनली पे करेगा क्या। तो यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने के लिए कंडीशन है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए उसका टर्नओवर, दूसरा है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो 7,500 से ज्यादा होना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी यहाँ पे वो पे करेगा जीएसटी एंड आईटीसी भी मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कुछ क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे उसका टर्नओवर एनुअली है 20 लाख से ज्यादा, मेंटेनेंस चार्जेस भी यहाँ पे 7,500 से कम है, ठीक है, 7,000 ये पे आरडब्ल्यू एनुअली 7,500, तो यहाँ पे टैक्स नॉट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वही टैक्सेबल है नॉट एग्जेम्प्ट मीन्स यही कंडीशन में ओनली वो टैक्स लगेगा, नहीं तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है एंड उसका जो भी चार्जेस का फी वो
7,500 से ज्यादा, तभी यहाँ पे नॉट एग्जाम, नहीं तो और कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे टर्नओवर लेस देन 20 लाख है, मेंटेनेंस चार्जेस लेस देन 7,500, ऑब्वियसली यहाँ पे उसके बाद इफ RWA टर्नओवर एनुअली 20 लाख से ज्यादा है बट उसका मेंटेनेंस चार्जेस लेस देन 7,500 है, तो वहाँ पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर RWA का टर्नओवर लेस देन 20 लाख है बट उसका मेंटेनेंस चार्जेस वो ग्रेटर देन है 7,500, तो वहाँ पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा। ओनली एक सिचुएशन में टैक्सेबल होगा, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है एंड उसका मेंटेनेंस चार्जेस वो भी 7,500 से ज्यादा है, तभी वो टैक्सेबल होगा, नहीं तो एग्जामेशन मिल जाएगा। और भी बहुत सारा डाउट है, जैसे यहाँ पे अगर RWA टैक्सेबल हो जाता है, मीन्स अगर 7,500 से ज्यादा होगा टर्नओवर भी, अगर वहाँ पे 20 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर टैक्सेबल होगा तो वहाँ पे तो आईटीसी मिलेगा ना, ऑब्वियसली आईटीसी मिल जाएगा, जो भी वो टैक्स पेमेंट किया है आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या डाउट है यहाँ पे, डाउट है कि जैसे कोई भी पर्सन अगर वो ओन करता है 2 प्लाट, ठीक है, 2 प्लाट्स ओन करता है, तो वहां पे हमारा सीलिंग लिमिट क्या होगा, 7,500 पर मंथ, यहाँ पे पर मेंबर होगा या पर फ्लैट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे जो 7,500 मीन्स पर पर्सन होगा, मीन्स पर मेंबर होगा या पर फ्लैट रेसिडेंशियल फ्लैट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेसिडेंशियल फ्लैट वाइज होगा। अगर यहाँ पे एक पर्सन का दो फ्लैट है तो वहां पे अपर लिमिट हो जाएगा 15,000। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 पर्सन का एक रेसिडेंशियल हाउस है, मीन्स रेसिडेंशियल अपार्टमेंट एक है, तो वहां पे एक फ्लैट के लिए मिलेगा 7,500 दोनों पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है अप्लाइड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट वाइज, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन का 2 रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो वहां पे 15,000 मिलेगा। उसके बाद अगर इस फ्लैट के लिए यहाँ पे मिल जाएगा 7,500 पर मंथ। अगर यहाँ पे 2 पर्सन का एक फ्लैट है तो वहां पे एक फ्लैट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार्ज करता है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, चार्ज करता है 7,500 से थोड़ा ज्यादा चार्ज करता है, तो वहां पे वो जो 7,500 से जो भी ज्यादा अमाउंट उसके ऊपर टैक्स लगेगा या पूरा अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा, ऑब्वियसली पूरा अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखे थे, अगर ये चार्ज करता है 9,000 पर मंथ पर मेंबर, तो यहाँ पे पूरा 9,000 के ऊपर टैक्स लग जाएगा 18% करके, ना कि यहाँ पे जो एक्सेस 1,500 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, पूरा 9,000 के ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे आप रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के रिलेटेड खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो हम जाते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, पढ़ना पड़ेगा बट इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, इजी है, सिंपल है। पहला पॉइंट है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विथ और विदाउट अकोम्पनिंग बिलोंगिंग बाय एयर एम्बार्किंग फॉर्म एंड टर्मिनेटिंग एट ए RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन in the form of viability gap funding applicable for 3 years from the date of commencement of the operation of the RCS। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक RCS स्कीम लाया था, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो वहां पे मेनली वो जो लोग वो बैठ नहीं पाते हैं, किसमें, आपका फ्लाइट में नहीं बैठ पाते हैं, तो इसलिए वो एक स्कीम लेके आया था जिसको बोलते हैं RCS स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट मेनली कंसेशनल रेट में लोगों को बोलते हैं कि आप फ्लाइट में जा सकते हैं। जैसे फ्लाइट का चार्जेस फॉर एग्जाम्पल 5,000 है, उनको बोलते हैं कि तुम 2,000 दे के बैठ सकते हैं, किसमें, फ्लाइट में बैठ सकते हैं। ओनली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये था। तो यहाँ पे जो बाकी 3,000 है, क्योंकि वो चार्ज करेगा, जो भी फ्लाइट है वो चार्ज करेगा 5,000, बट यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों से 2,000 चार्ज कर रहे हैं, तो बाकी जो भी 3,000 है उसको बोलते हैं गैप फंडिंग। तो ये जो 3,000 को गैप को फंड करता है कौन, गवर्नमेंट फंड करता है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फंड करता है 3,000, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेंशन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, RCS स्कीम, एंड ये गैप फंडिंग जो भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट को चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकोम्पनिंग बिलोंगिंग। तो यहाँ पे विथ और विदाउट अकोम्पनिंग बिलोंगिंग मींस उनके साथ वो अकोम्पनिंग बिलोंगिंग मींस बैग ले सकते हैं या खाली जा सकते हैं, उसको बोलते हैं विथ और विदाउट अकोम्पनिंग बिलोंगिंग। ऊपर वाला पॉइंट में भी वही था। तो यहाँ पे एयर इन इकोनॉमी क्लास, तो ये जो इकोनॉमी क्लास इस बार से अमेंडमेंट आया है, पहला था ओनली एयर था, बट इकोनॉमी क्लास में नॉर्मल क्लास है, बिजनेस क्लास नहीं आएगा, ओनली इकोनॉमी क्लास। embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Bagdogra location at the West Bengal। तो यहाँ पे अगर कोई भी एयर में आप जाएंगे, एम्बार्किंग एंड टर्मिनेटिंग हो गए कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे अगर देखें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम एंड बागडोगरा स्टेशन ऑफ दी आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल है, तो वहां पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। उसका नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे नॉन एसी आएगा, इकोनॉमी क्लास आएगा, तो वहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। जहाँ पब्लिक यूज आएगा तो वहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा, बट अगर टूरिस्ट आएगा या आपका आएगा क्या आएगा, एसी वाला आएगा, तो वहाँ पे टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर और चार्टर और हायर। तो यहाँ पे आपका रेडियो टैक्सी अदर देन रेडियो टैक्सी आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म के लिए, टूर के लिए, चार्टर के लिए, हायर के लिए, तो वहां पे टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि वो लग्जरी के लिए होता है, टूरिज्म के लिए होता है, तो वहां पे फूड अकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, तो इसलिए वो टैक्सेबल हो जाता है। जहां पे टूरिज्म के लिए आएगा तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद
स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, तो जो भी स्टेज कैरेज सब चलता है, बस जैसे चलता है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट एसी बस टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है हाउएवर नथिंग कंटेन इन द पॉइंट बी एंड सी, तो पॉइंट बी एंड सी इसके रिलेटेड है above shall apply to services supplied through an economic commerce operator जो कि इको and notified on the 9 सेशन नंबर 9 सबसेक्शन 5 जो भी एचएमटी सर्विसेज ऑफ द सीजीएसटी बिकॉज इट्स टैक्सेबल एंड टैक्स पेबल बाय इको। तो यहाँ पे ये जो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज नॉन एसी वाला, तो वहां पे ये नहीं लगेगा इको के रिलेटेड। एचएमटी सर्विसेज में आपका ई रहता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ये एचएमटी सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि एचएमटी सर्विसेज में वो आपका ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा जहां पे इको टैक्स पेमेंट करता है। तो इसलिए ये जो दोनों पॉइंट एचएमटी सर्विसेज जो कि इको जहां पेमेंट करता है, तो वहां पे नहीं लगेगा क्योंकि वो टैक्सेबल हो जाता है, बट यहाँ पे वो एग्जेम्पशन मिल जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो भी दिया है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट ये नहीं लगेगा कहाँ पे, पॉइंट बी सी। बी में है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉन एसी वाला, एंड सी में है स्टेज कैरेज जो आपका रहता है क्या रहता है, नॉन एसी वाला। तो वो आपका इको रिलेटेड जो भी सर्विस है, तो वहां पे नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जो भी सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनी बिलोंगिंग रेलवे इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एसी कोच। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस देंगे विथ और विदाउट अकम्पनी बिलोंगिंग में बैग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप रेलवे में जाएंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट रेलवे में दो सिचुएशन में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पहला है आपका फर्स्ट क्लास, दूसरा है एसी फर्स्ट क्लास में ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा। इसको छोड़कर जो नॉर्मल जैसे इकोनॉमी क्लास है, डिलक्स है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा रेलवे में। उसके बाद मेट्रो, मोनोरेल एंड ट्रामवे में वहां पे टैक्सेबल हो एग्जेम्पशन हो जाएगा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद इनलैंड वाटरवे जो भी बोट है सी पे, तो वहां पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पज वेसल बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया। अगर आप प्रीडोमिनेटली टूरिज्म पर्पज के लिए यूज करते हैं कोई भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद है मीटर कैब ऑटो रिक्शा, तो मीटर कैब ऑटो रिक्शा ई रिक्शा, अभी जो ओला रिक्शा चल रहा है, ओला उबर, तो ओला हुआ तो वो तो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा इको पेमेंट करिए, बट यहाँ पे मीटर कैब या ऑटो रिक्शा जैसे आपका अभी ऑटो आ जाता है, ओला ऑटो आ जाता है, तो वो भी सब एग्जेम्पशन में आ जाएगा। ठीक है, बट ये नहीं लगेगा एचएमटी सर्विसेज के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि एचएमटी सर्विसेज के ऊपर इको टैक्स पेमेंट करता है। ठीक है, एचएमटी सर्विसेज के ऊपर इको टैक्स पेमेंट करता है, ये हो गया। उसके बाद है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देखते हैं, जो भी गुड्स कैरी करते हैं ट्रक के रिलेटेड में ये सर्विसेज है। ऊपर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देखे हैं, बट यहाँ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो पहला पॉइंट है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया ऑफ टू ए कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस ऑफ इंडिया। मींस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट मींस आपका फ्लाइट के रिलेटेड अगर कोई भी गुड्स लेके आते हैं आउटसाइड इंडिया से इंडिया को लेके आते हैं, मींस यहाँ पे इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया मींस यूएसए से अप टू दी कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया मींस इंडिया को आता है, तो उसको बोले इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट करेंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कस्टम लगता है, जो फाइनल में पढ़ेंगे इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद दो यहाँ पे पॉइंट था एग्जेम्पशन, वो हट गया है। दो एग्जेम्पशन क्या था, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स थ्रू एयरक्राफ्ट या एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स थ्रू वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू अगर कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे मीन इंडिया से आउटसाइड इंडिया को अगर कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे पहले एग्जेम्पशन था, बट अभी वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये था एग्जेम्पशन हट गया है, अभी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट दी सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो कि जीटीए है एंड कोरियर एजेंसी। तो यहाँ पे एंड दूसरा इनलैंड वाटरवे। तो मेनली अगर सर्विसेज बाय वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड, तो रोड में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इनलैंड वाटरवे जैसे वेसल के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे गुड्स, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट दो सिचुएशन में टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आप रोड के थ्रू जीटीए में आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, दूसरा कोरियर एजेंसी के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल वेसल और जीटीए। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे थ्रू रेल वेसल एंड जीटीए के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जैसे अगर कोई भी रिलीफ मटेरियल अगर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके बाद अगर डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके बाद अगर न्यूज़पेपर मैगजीन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स अगर इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, चाहे आप रेलवे के थ्रू हो, वेसल के थ्रू हो या जीटीए के थ्रू हो, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे दो एग्जेम्पशन था, एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन था। एक एग्जेम्पन था रेलवे वेसल को था, जो कि था रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल अगर रेल या वेसल के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो वहां पे एग्जेम्पन था, बट अभी वो हट गया है, अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे जीटीए को एक स्पेसिफिकली एग्जेम्पन था, दो एग्जेम्पन था। अगर वो कोई भी कंसाइनमेंट जाता है, वहां पे कंसिडरेशन अगर फुल कंसाइनमेंट के लिए चार्ज करता है,
1500 से कम चार्ज करता था तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर सिंगल कॉन्साइन के लिए चार्ज करता है 750 से कम, तो वहां पे भी एग्जेम्पशन था, बट अभी वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, अभी एग्जेम्पशन हट गया है। जो भी सब ग्रीन में है वो सब अमेंडमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अमेंडमेंट भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद है, अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेगा कौन, यहाँ पे जीटीए टू एनी ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सप्लाई करेगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑन रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन रजिस्टर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आ जाएगा, ऑन रजिस्टर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आ जाएंगे, बट ये सब पर्सन नहीं आएगा। ये सब पर्सन नहीं आएगा जो भी सब आरसी में टैक्स देंगे, जैसे रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेटिव है, पार्टनरशिप फार्म है, या कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये सब आ जाएंगे जहां पे आरसी में लगता है। तो ये जो पर्सन 7% को छोड़कर कोई भी ऑन रजिस्टर्ड पर्सन अगर होगा तो वहां पे मेनली क्या होगा, वहां पे मेनली एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर जीटीए कोई भी सर्विस देता है। ठीक है, अगर ये 7 रजिस्टर्ड पर्सन या जो भी 7 स्पेसिफाइड पर्सन अगर होगा तो वहां पे आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। बट ये 7% को छोड़कर कोई भी ऑन रजिस्टर्ड पर्सन अगर होगा इंक्लूडिंग नॉन रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन ए कैरेज थ्रू डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज which has taken जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस के लिए एंड टीसीएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मेनली कोई भी अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जीटी अगर किसको सर्विस देता है, गवर्नमेंट को देता है या डिपार्टमेंट या उसका एजेंसी को देता है या लोकल अथॉरिटी को देता है, एंड वो जो गवर्नमेंट सब अथॉरिटी है वो मेनली आपका टीडीएस काटने के लिए मेनली वो रजिस्ट्रेशन ली है, उनका कोई गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं है। मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेनली टीडीएस काटते हैं जीएसटी में, बट आपका सिलेबस में नहीं है, फाइनेंस सिलेबस में है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेनली टीडीएस काटते हैं। वो टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर लेना पड़ता है, तो वहाँ पे वो मेनली टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिए हैं, उनका कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं किए। तो आप ओनली इतना याद रखिए, ओनली इतना याद रखिए कि अगर अगर कोई भी जीटीए सर्विस किसको देता है, गवर्नमेंट या उसका डिपार्टमेंट को, एजेंसी को, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस खत्म हो जाता है। उसके बाद अदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज है, अदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस है, तो चल पढ़ लेते हैं। जैसे कोई भी सर्विसेज बाय वे ऑफ हायर मीन्स यहाँ पे भाड़े में देता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग हायर, हायर मीन्स लीज या भाड़े में देता है, किसको, कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एसटीयू को एक मोटर व्हीकल देता है जिसका सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर से कम है, ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है मीन्स यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर मोटर व्हीकल भाड़े में देता है, किसको, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मोटर व्हीकल देता है जिसका सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है, मीन बस अगर भाड़े में देता है, क्योंकि बस का सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है। उसके बाद अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी को देता है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंगेज होता है एंड जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है, ठीक है, 12 से ज्यादा है, मीन यहाँ पे अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देता है या लोकल अथॉरिटी को देता है, जो लोकल अथॉरिटी मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंगेज होता है, तो वहां पे उसका अगर सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, वहां एग्जिबिशन मिल जाएगा। और किसको देता है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स एक व्हीकल है जो रन करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, ठीक है, जो रन करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, उसके बाद है कोई भी अगर जीटीए को देता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जो भी एंगेज होता है जीटीए, उसको अगर बस भाड़े में दोगा तो भी उसको एग्जिबिशन मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर मोटर व्हीकल भाड़े में किसको देता है, जो भी एक पर्सन वो स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को सर्विस देता है, जो एजुकेशनल रिलेटेड सर्विसेज देता है, हम पढ़ेंगे आगे एजुकेशनल रिलेटेड सर्विसेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मोटर व्हीकल किसको देंगे, कोई भी अगर पर्सन अगर वो एंगेज होता है स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि होता है प्लेइंग स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल में एंगेज होता है, उसको अगर वो बस भाड़े में देगा तो वहां पे एग्जिबिशन मिलेगा। तो 4% को देता है, पहला है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, दूसरा है लोकल अथॉरिटी, तीसरा है जीटीए को, चौथा है जो भी पर्सन स्टूडेंट फैकल्टी को सर्विस देता है, तो वहां पे एग्जिबिशन मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज और पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, तो जो भी आप टोल चार्जेस देते हैं, फास्ट टैग में जो भी टोल चार्जेस देते हैं तो वहां पे एग्जिबिशन मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू ए रोड ऑन ए ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एनुअलिटी, तो वही जो टोल चार्जेस अगर आप एनुअली दे देते हैं तो उसको बोलते हैं एनुअलिटी, अगर टोल चार्जेस आप एनुअलिटी फॉर्म में देंगे तो वहां पे भी एग्जिबिशन मिल जाएगा। उसके बाद है अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज विथ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, तो वहां पे एग्जिबिशन मिल जाएगा। अगर ट्रांजिट कार्गो नेपाल एंड भूटान को आप सर्विसेज देंगे तो वहां पे एग्जिबिशन मिल जाएगा, क्योंकि नेपाल एंड भूटान हमारा लैंडलॉक कंट्री है, तो वहां पे जो भी हम देते हैं भेसल जाए या आए तो वहां पे एग्जिबिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द इंडियन कॉन्टिजेंट स्टेट, तो यहाँ पे अगर कोई भी हम नेशनल रूट परमिट रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं तो वहां पे एग्जिबिशन मिल जाता है। यहाँ पे अगर कोई भी नेशनल परमिट ले लेता है तो वहां पे वो कोई भी स्टेट को जा सकता है, कोई भी ट्रक ड्राइवर है या कोई भी ट्रक ओनर है वो अगर नेशनल रूट परमिट ले लेता है तो वहां पे वो कोई भी स्टेट को जा सकता है, कोई भी वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन लेता है, जो फी देता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज,
तो जो भी स्पेसिफाइड बॉडीज कुछ सर्विसेज देते हैं तो वहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। जैसे अगर देखें पहले ईपीएफओ जो भी सर्विस देता है, ईपीएफओ मींस यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विस देता है एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड है ईएसआई जो भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो भी सर्विस देता है एग्जेम्पशन मिल जाता है। उसके बाद दो जो था आईआरडीए जो भी सर्विस देता था, सेबी जो भी सर्विस देता था, तो वो एग्जेम्पशन हट गया है। ठीक है, आईआरडीए सेबी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी सर्विस देता है एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी सर्विस देता है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन पहले था बट अभी हट गया है इस साल से। उसके बाद जो भी सर्विस देता है सीएमपीएफओ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विस देता है तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसका जो भी सर्विस देता है नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट जो भी एनपीएस ट्रस्ट जो भी सर्विस देता है तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद है जो भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाई करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे जो भी स्पेस रिलेटेड सर्विस देते हैं इसरो देता है या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड देता है या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो भी सर्विस देता है आपका स्पेस रिलेटेड सर्विस है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मीन कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से देख लेते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे आरबीआई जो भी सर्विस देता है वो एग्जेम्पशन पहले था बट अभी हट गया है, अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा इस साल से। आरबीआई जो भी सर्विसेज देता था तो वहाँ पे एग्जेम्पशन था बट अभी इस साल से टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है जो भी सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट एंड एडवांसेस as a consideration is represented by work interest discount other than क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे तीन चीजें, लोन डिपॉजिट एडवांसेस एलडीए, लोन डिपॉजिट एडवांसेस, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो, कमीशन हो, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसको छोड़कर और जो भी सर्विसेज है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आपका लोन डिपॉजिट एडवांसेस उसके रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट डिस्काउंट एंड आपका कमीशन, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसको छोड़कर जो भी सर्विसेज है टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली तीन चीज याद रखें, लोन डिपॉजिट एडवांसेस, ये तीनों के ऊपर जो भी चार्जेस है जैसे डिस्काउंट है आपका, यहाँ कमीशन है, इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसको छोड़कर जो भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज अगर देगा तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एमंगेस्ट बैंक और ऑथराइज डीलर, फॉरेन एक्सचेंज और एमंगेस्ट बैंक एंड सच डीलर। तो यहाँ पे बैंक एंड बैंक ऑथराइज डीलर या ऑथराइज डीलर, तो उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज में, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बैंक ऑथराइज डीलर, तो वो दोनों के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होता है या उनके बीच ही जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उनको छोड़कर जो भी अदर पार्टी अगर पब्लिक वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पे वो टैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to 2000 in a single transaction transacted through debit card, credit card, charges card और other payment card services। तो यहाँ पे बैंक आपके ऊपर जो चार्जेस कलेक्ट करता है, फी चार्ज करता है, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए, एंड आप अगर एटीएम यूज करते हैं तो वहां पे भी आपके ऊपर चार्जेस वो मेनली फी कलेक्ट करता है आपसे। तो वो फी अगर 2000 तक होगा, बैंक आपसे जो भी कलेक्ट करता है अगर वो 2000 तक होगा तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा बैंक को। अगर वो चार्जेस अगर 2000 से ज्यादा होगा तो वहाँ पे टैक्स हो जाएगा। उसके बाद है सर्विसेज बाय फॉलोइंग पर्सन इन रेस्पेक्ट कैपेसिटीज, जैसे बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू ए बैंकिंग कंपनी विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल ब्रांच या एनी पर्सन इंटरमीडियरी टू ए बिजनेस फैसिलिटेटर or a business correspondent with respect to the services mentioned in entry number A या business facilitator और business correspondent to a insurance company in rural branch। तो यहाँ पे मेनली business facilitator या business correspondent मेनली बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है रूरल एरिया में। कोई भी अगर नया कोई भी सर्विस वहाँ पे डिक्लेयर होता है, कहाँ पे, जैसे एटीएम जब आया था तो वहाँ पे वो सर्विस देते थे, जैसे कोई भी लोन है या क्रेडिट कार्ड है या एटीएम कार्ड कैसे यूज करोगे, तो वहाँ पे मैंने बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मेनली वो सब सर्विस देते हैं बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये सब रूरल एरिया में पहले था बट अभी नहीं है। उसके बाद उनका एजेंट अगर कोई सर्विस देता है उनको तो भी वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसके बाद है हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गांधीनगर गुजरात में है, उसमें जो भी लोकेटेड है हमारा एक एसीजेड है। ठीक है, एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, कहाँ पे है, गुजरात गांधीनगर में है। उसमें जो भी एसीजेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उसमें जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर बाहर है आउटसाइड इंडिया में बैठा है तो वो जो भी सर्विसेज है अदर देन इंडियन रुपीज है तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो गुजरात गांधीनगर में एक एसीजेड है एंड वो है आपका एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, आईएफसी सेंटर है। तो वो मेनली सर्विस प्रोवाइड करता है कहाँ पे, हमारा आउटसाइड इंडिया में यूएसए में एक कस्टमर बैठा है, उसको जो भी सर्विस देता है या उसका जो भी इंटरमीडियरी मीन्स जो भी एजेंट है, एजेंट के थ्रू भी अगर वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो भी वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एंड वो जो कंसिडरेशन वो अदर देन इंडियन करेंसी होना चाहिए, फॉरेन करेंसी होना चाहिए, तभी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है
यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ऑफ मनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री धन जन योजना पीएम डी JDY। तो यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है बैंकिंग ऑफ मनी किसको, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को। जब आता है पैसा कहाँ पे, इंदिरा आवास के लिए जो भी पैसा सब आता है या प्रधानमंत्री धन जन योजना के तहत जो भी सब पैसा आता है, तो वहां पे बैंकिंग कंपनी मेनली वो विड्रॉ करके देता है किसको, जो भी अकाउंट होल्डर को, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को मेनली पैसा देता है। तो वो जो पैसा देता है वो कुछ चार्जेस कलेक्ट करता है, तो वहां पे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसका क्लारिफिकेशन है, क्लारिफिकेशन जो भी ईएमआई है, ठीक है, ईएमआई के रिलेटेड जो भी क्लारिफिकेशन है, अगर आप डिले में पेमेंट करेंगे ईएमआई, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एडिशनल वो पेनल इंटरेस्ट अगर वो चार्ज करेगा तो वहां पे उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या, तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो एग्जिम्प्ट हो जाता है, ठीक है, वो एग्जिम्प्ट हो जाता है। अगर आप ईएमआई लेट में देते हैं तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाता है ओवरड्यू के लिए, जो भी पेनल्टी लगाता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जामेशन में आ जाता है, ठीक है। उसके रिलेटेड दो एग्जाम्पल है, देख लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इंश्योरेंस के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, तो वहां पे आपको वहां पे एग्जामेशन पूरा मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पे पूरा एग्जामेशन मिल जाएगा जो भी सभी इंश्योरेंस है। जैसे यहाँ पे जो भी सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का। उसका सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय आर्मी नाभल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड, तो यहाँ पे आर्मी नाभल एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो सर्विस देता है, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो भी सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर, तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है या ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर को, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या है देख लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीन्स LIC के रिलेटेड जो भी आएगा सब कुछ एग्जामेशन मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, LIC मीन्स एग्जामेशन है, ठीक है। अगर LIC रिलेटेड सर्विसेज आएगा, एक है माइक्रो इंश्योरेंस है, तो वहां पे 2.5 लाख का एक अपर लिमिट है, उसको छोड़कर सब कुछ एग्जामेशन मिल जाएगा, ठीक है। 2 लाख का है, 2.5 लाख नहीं, 2 लाख का है। उसके बाद है सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय नाभल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जैसे एग्जाम्पल जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना या लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस हैविंग मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे 2 लाख है। अगर वहाँ पे जो भी एश्योर्ड अमाउंट है अगर वो 2 लाख होगा, तो वहाँ पे सम एश्योर्ड का अमाउंट अगर 2 लाख होगा, तो वहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा, नहीं तो एग्जामेशन नहीं मिलेगा। इसको याद रखिए, जो कि माइक्रो इंश्योरेंस, ठीक है, माइक्रो इंश्योरेंस। उसके बाद है सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सच एज जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बंगला शस्य बीमा, तो वहां पे सब एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस, जो भी सब हम इंश्योरेंस स्कीम देखें उसका अगर री इंश्योरेंस होता है, मीन वो इंश्योरेंस कंपनी जाता है कोई भी बड़ा इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो उसका इंश्योरेंस कराता है, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, तो यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्शन करोगे अंडर अटल पेंशन योजना, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो भी सर्विसेज बाय वे कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा, पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा। ये आपका हो गया है इंश्योरेंस के रिलेटेड। उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज देख लेते हैं। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अगर कोई भी आप जो भी सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रियरिंग ऑफ एनिमल्स, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा। रियरिंग ऑफ हॉर्सेस के ऊपर कोई भी एग्जामेशन नहीं मिलता है, इसको याद रखिए, रियरिंग ऑफ हॉर्सेस के ऊपर कोई भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा। उसको छोड़कर जो भी यहाँ पे रियरिंग ऑफ एनिमल्स है या कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, तो वहां पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा। या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो जो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के रिलेटेड है, तो वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बोलेंगे। उसका सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, तो लेबर जो भी वहाँ फार्म में यूज करते हैं, तो वहां पे भी आ जाते हैं एग्जामेशन में। उसके बाद प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एग्रीकल्चरल फार्म, तो जो भी प्रोसेस कैरी आउट होता है कहाँ पे, एग्रीकल्चरल फार्म में, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा। जैसे टेंडिंग, पुनिंग एंड कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सब कुछ आ जाता है, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये जो प्रोसेस ओनली ओनली वो कन्वर्ट करेगा ओनली फॉर मार्केटेबल एट प्राइमरी मार्केट के लिए कन्वर्ट करेगा, बट वो अल्टर नहीं करेगा, अल्टर नहीं करेगा उसका एसेंशियल कैरेक्टर को, वो अल्टर नहीं करेगा। ओनली जो भी प्रोसेस वो ओनली अल्टर करेगा फॉर मार्केटेबल इन द प्राइमरी मार्केट में मार्केटेबल करने के लिए ओनली वो अल्टर कर सकता है, बट वो उसको अल्टर नहीं करेगा जो उसका एसेंशियल कैरेक्टर। जैसे एसेंशियल कैरेक्टर अगर देखें टी लिप्स से उसका एसेंशियल कैरेक्टर अगर टी कर देता है, डस्ट कर देता है, तो वहां पे उसका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो जाता है, तो इसलिए प्रोसेस टी वो नहीं होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड, तो यहाँ पे अगर कोई भी एग्रो मशीनरी जैसे ट्रैक्टर है और कोई भी मशीन अगर एग्रो मशीन है, तो वहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा। रेंट या लीज में अगर लाएंगे या परचेज करके लाएंगे, तो भी एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी आप अगर यहाँ पे वैकेंट लैंड अगर लीज में देंगे, तो भी वहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे
लोडिंग ऑनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी लोडिंग ऑनलोडिंग प्रोसेसिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो भी वो आ जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, तो एग्रीकल्चरल के रिलेटेड जो भी एक्सटेंडेड सर्विसेज है तो वहाँ पे भी एग्जीबिशन मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और आपका जो भी कमीशन एजेंट जो भी सर्विस देता है, जैसे कमीशन एजेंट यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज सेल करने के लिए, तो वहाँ पे भी एग्जेंशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका नोट में दिया है कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट सच एज टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी, प्रोसेस कॉफी बीन्स या पाउडर पल्सेस एंड आपका डस्ट स्प्लिट जैगरी प्रोसेस स्पाइसेस सब कुछ यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये सब प्रोसेस्ड है। ठीक है, प्रोसेस से रॉ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जो भी सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग ऑनलोडिंग पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ राइस। तो राइस यहाँ पे अगर स्टोरेज करेंगे, लोडिंग करेंगे, ऑनलोडिंग करेंगे तो वहां पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप प्याडी से राइस को कन्वर्ट करेंगे, मीन जॉब वर्क करेंगे प्याडी से राइस, तो वहाँ पे वही टैक्सेबल हो जाएगा। इसको छोड़कर अगर राइस के रिलेटेड जो भी है सब कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जेम्पशन था वो हट गया है, जैसे सर्विसेज ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस। तो यहाँ पे आग लगा देते हैं, जो भी वेयर हाउस में रहता है वो जो प्रोडक्ट है, तो वो जो कूड़ा का सब आग लगा देते हैं उसको होते हैं फ्यूमिगेशन सर्विसेज, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता था बट अभी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो यहाँ पे बहुत सारा था, जैसे जागरी था, कोपरा था, ये सुगर केन था, रॉ वेजिटेबल्स फाइबर था, सब कुछ हट गया है। अभी ओनली ओनली अगर 4 प्रोडक्ट स्टोरेज या वेयर हाउसिंग करेंगे जो कि सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल, उसके रिलेटेड अगर वेयर हाउसिंग या स्टोरेज करेंगे तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा। यहाँ पे अमेंडमेंट होकर सब कुछ हट गया है, ओनली सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बचा है। इसको छोड़कर जो भी सब होगा स्टोरेज वेयर हाउसिंग करोगे तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद सर्विसेज बाय प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग fruits vegetables who do not change or alter essential character of the said fruits or vegetable। तो यहाँ पे कोई भी अगर सर्विसेज प्री कूलिंग, प्री कंडीशनिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग जो भी सब होगा बट उसका ऑल्टर नहीं होना चाहिए, उसका जो भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, तो वहाँ पे वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसका जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेशनल कोल्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट, कोल्ड चेन डेवलपमेंट बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। तो यहाँ पे जो भी कोल्ड सेंटर, नेशनल कोल्ड सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी आता है वहाँ पे एग्जामेशन मिल जाता है। उसका जो भी सर्विसेज था, जो फसाई जो सर्विस देता था, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी सर्विसेज देता था फूड बिजनेस ऑपरेटर को, जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग या एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल, तो वहाँ पे एग्जामेशन था बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा, अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसको चलो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क। तो कोई भी अगर जॉब वर्क करेंगे, कोई भी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट का या रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, जहां पे भी हॉर्सेस का आएगा तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। इसको छोड़कर कोई भी एनिमल हो या कोई भी यहाँ पे प्लांट होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, तो वहां पे अगर कोई भी जॉब वर्क करेंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे miling of paddy is not an intermediate production process in relation to cultivation of plants, means यहाँ पे अगर आप miling of paddy into rice is not eligible for exemption, means अगर आप miling से यहाँ पे पैडी को कन्वर्ट करेंगे, मीन्स माइलिंग ऑफ पैडी से राइस को कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका सर्विसेज ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल पहले एग्जेम्पशन था बट अभी इस साल से एग्जेम्पशन हट गया है। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेस। हॉर्सेस को छाड़कर कोई भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये था आपका एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी सर्विसेज है। उसके बाद लीगल सर्विसेज है, तो लीगल सर्विसेज में 2 सर्विसेज है, जैसे कोई भी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और पार्टनरशिप फार्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, मीन्स यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जैसे कोर्ट या एडवोकेट या पार्टनरशिप फार्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या जूनियर एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अगर कोई भी सर्विसेज देंगे, कोई भी अदर देन बिजनेस एंटिटी, मीन्स कोई भी अदर देन बिजनेस एंटिटी, अगर कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी को छोड़कर कोई भी अगर पर्सन को सर्विसेज देंगे, या यहाँ पे अगर कोई बिजनेस एंटिटी अगर वो अनरजिस्टर है उसको देंगे या गवर्नमेंट को देंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो वहां पे तो आरसीएम लगेगा, हम पढ़कर आए हैं, बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को या वो बिजनेस नहीं है या गवर्नमेंट को देंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनरशिप फार्म ऑफ एडवोकेट कोई अदर पार्टनरशिप फार्म ऑफ एडवोकेट को लीगल सर्विसेज देता है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक पार्टनरशिप फार्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट कोई भी अदर पार्टनरशिप फार्म ऑफ एडवोकेट को देता है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देगा, ऑब्वियसली एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे एजुकेशन सर्विसेज है। ठीक है, एजुकेशन सर्विसेज है तो पहला है कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ए स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी by an educational institution by way of conduct of any entrance examination against entrance fee। तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
दो सर्विस देता है, किसको? स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को देता है, या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी के अगेंस्ट में अगर एग्जामिनेशन कराता है तो वहां पे एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को सर्विस देता है या यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है या कोई भी एग्जामिनेशन कराता है तो वहां पे एग्जामिनेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये अगर सर्विस लेता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या क्या सर्विस लेता है, तो ये जो सर्विस सब लेता है तो वहां पे एग्जामिनेशन मिल जाएगा। बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तीन इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो पहला है अगर कोई भी प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी प्लस 2 तक जो भी यहाँ पे स्कूल है तो वहां पे आ जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद दूसरा है अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर वो रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ होगा तो वहां पे आ जाएगा। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग वो भी आ जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वही है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तीन चीज आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन है। दूसरा है एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। तीसरा है एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, जैसे देखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आईटीआई है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आईटीसी है या मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्सेज, ये सब आ जाते हैं यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो यहाँ वोकेशनल कोर्सेज या आपका प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन या कोई भी क्वालिफिकेशन व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ तो वो आ जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को सर्विस देता है या कोई भी एग्जामिनेशन कराता है तो वो आ जाएगा। बट यहाँ पे एजुकेशनल सर्विस अगर लेता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन सा सर्विस लेता है? एजुकेशन सर्विसेज को देते हैं सर्विसेज बाय वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, उसके बाद सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज। तो ये तीनों सर्विस अगर लेता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस जो कि प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहाँ पे अगर ये तीनों सर्विस लेता है पहला वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये वाला प्री स्कूल वाला ये तीनों सर्विस को लेता है, प्री स्कूल वाला तीनों सर्विस को लेता है। इसको बोलते हैं टीसीएस सर्विस। टी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सी मीन्स कैटरिंग सर्विस, एस मीन्स सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग सर्विसेज। तो ये सर्विस अगर तीनों सर्विस अगर लेता है कौन? प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो वहां पे एग्जामिनेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद और दो बाकी सर्विसेज है, जैसे अगर कोई भी एडमिशन कराता है या रजिस्ट्रेशन कराता है, कोई भी कॉन्डक्ट एग्जामिनेशन कराता है, यहाँ पे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये तीनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये तीनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उसका लास्ट पॉइंट है जैसे यहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल पीरियोडिकल्स या एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ये जो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या पीरियोडिकल ये ओनली सेकंड वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अवेलेबल हो जाएगा। इसको अगर ब्लू में हम देखेंगे ये वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये ओनली अवेलेबल होगा, ठीक है, ये वाला इंस्टीट्यूशन को जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो जाता है एजुकेशनल सर्विसेज। बट उसमें नोट्स है, जैसे आईआईएम बहुत सारा यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला शॉर्ट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब कुछ शॉर्ट टर्म में ये प्रोवाइड करता है ड्यूरेशन, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ से 1 ईयर तक या उससे कम है। तो वहां पे उसको शॉर्ट टर्म कोई भी प्रोग्राम है या कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, तो वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे एजुकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करता है तो वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, शॉर्ट टर्म अगर प्रोवाइड करेगा तो वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करता है या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो लॉन्ग टर्म अगर होगा तो वहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर जीएसटी है, तो इसलिए ये जो भी कोर्सेज कंडक्ट करते हैं तो वो भी सब एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो भी सब वेसल के रिलेटेड, शिप के रिलेटेड ये जो सब सर्विसेज या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तो वो सब आ जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस रिलेटेड, तो इसलिए एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशनल सर्विसेज खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के रिलेटेड। तो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टर स्किल काउंसिल असेसमेंट एजेंसी या ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय दी सेक्टर स्किल काउंसिल और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आप इतना याद रखिए कि कोई भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा सेक्टर स्किल काउंसिल या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको छोड़िए, ओनली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिलेटेड आएगा तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद सर्विसेज ऑफ असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, कोई भी अगर यहाँ पे भी आ जाता है सर्विसेज बाय असेसमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, तो वहां पे भी वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर अंडर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना डीडीयू जीकेवाई, इसको डीडीयू जीकेवाई भी लिखते हैं। तो अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में अंडर डीडीयू जीकेवाई में, तो वहां पे भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। जैसे मेनली स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड है, ठीक है, ये हो गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज है। तो पहले देख लेते हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मीन्स यहाँ पे हॉस्पिटल, अनऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, मीन्स जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता है,
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मींस हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करता है या कोई भी डॉक्टर प्रोवाइड करता है, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स वही डॉक्टर प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट बाय एम्बुलेंस, तो वहां पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विसेज भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है, अगर यहाँ पे रेंट का सर्विस देता है, ठीक है, रेंट का सर्विस देता है एक हॉस्पिटल, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर रेंटिंग का सर्विस देता है रूम रेंट में, तो वहां पे हम देखेंगे 5000 तक, ठीक है, 5000 अगर रूम चार्जेस वो अगर यहाँ पे चार्ज करता है 5000 पर डे, उससे कम, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर 5000 से ज्यादा चार्ज करता है तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर वो चार्ज कर रहा है किसके लिए, अगर इंटेंसिव केयर आईसीयू या सीसीयू या आईसीसीयू या आपका एनआईसीयू के लिए वो चार्ज करता है, मेनली क्रिटिकल सर्विसेज के लिए ये मेनली चार्ज करता है, तो वहां पे जितना भी चार्ज करे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये है हेल्थ केयर सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज रूम में देता है, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज ये मेनली रूम रेंट देता है, ठीक है, रूम रेंट देता है, तो वहां पे हम देखेंगे रूम रेंट देता है, तो वहां पे हम देखेंगे, पहले देखेंगे कि वो आईसीयू सीसीयू के लिए अगर देगा, आईसीयू आईसीयू सीसीयू कोई भी है, तो वहां पे पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वहां पे कोई भी लिमिट नहीं देखेंगे, ठीक है, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑर्डर के लिए देखें टू टाइप्स, ऑर्डर के लिए देखें टू टाइप्स, तो इसको हम यहीं से ले लेते हैं। ऑर्डर के लिए देखें टू टाइप्स, अगर वो 5000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर वो 5000 से ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अगर वो 5000 से कम होगा, 5000 से कम होगा तो वहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा पर डे, 5000 या उससे कम होगा पर डे, ये सब पर डे है, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे अगर 5000 पर डे से कम होगा या 5000 होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये था। उसके बाद नोट में क्या दिया था कि अगर यहाँ पे रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड इन पेशेंट आर एग्जेम्प्ट, अगर पेशेंट को देंगे तो वहां पे फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट और टेक्नीशियन आर एग्जेम्प्ट, अगर सीनियर डॉक्टर है, कंसल्टेंट या टेक्नीशियन को कोई भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, वो जो डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, कंसल्टेंट या टेक्नीशियन, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है 10,000, उसमें से डॉक्टर को दे रहा है 7,500 एंड 2,500 रखता है फॉर सर्विसेज एंड प्रॉफिट भी रखता है, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एलिमेंट या अदर सर्विस चार्जेस के लिए 2,500 वो फुल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कैंटीन आउटसोर्स होगा, मींस यहाँ से सर्विस बाहर से अगर मंगाएगा तो सप्लायर वो टैक्स भरेगा। उसके बाद अगर हॉस्पिटल का ओन कैंटीन है एंड फूड सप्लाई किसको दे रहा है, पेशेंट को, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पेशेंट को जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर विजिटर्स को या अटेंडेंट को अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा फूड का, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद रेंटिंग ऑफ शॉप या ऑडिटोरियम ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ द हॉस्पिटल या डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो सब टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो मेनली आपका यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है। ये जो आपका रेंटिंग ऑफ शॉप है, ऑडिटोरियम है एंड हॉस्पिटल का जो भी डिस्प्ले या एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करने हैं, ये सब मेनली हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, तो इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसका सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल या बर्ड, तो एनिमल एंड बर्ड्स के लिए उनके लिए वेटरनरी क्लिनिक, तो वेटरनरी क्लिनिक का सर्विसेज एकदम हो जाता है। उसका दो सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगा। पहले था जो भी कॉर्ड ब्लड बैंक का जो भी सर्विसेज, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉर्ड ब्लड बैंक ऑफ स्टेम सेल्स, तो वो जो ब्लड बैंक का सर्विसेज वो पहले एग्जेम्पशन था, बट अभी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जो भी ऑपरेशन ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो भी सर्विसेज देते हैं जो भी कंपनी है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन था, बट अभी टैक्सेबल हो जाएगा। ये दोनों एग्जेम्पशन इस साल से हट गया है, अभी टैक्सेबल हो जाएगा। ब्लड बैंक का सर्विसेज, दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो भी सर्विस देता है कंपनी किसको, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को। उसके बाद सर्विसेज ऑफ रिहेबिलिटेशन थेरापी एंड काउंसलिंग, तो जो भी रिहेबिलिटेशन थेरापी ये सब एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पहले एग्जेम्पशन था, अभी भी एग्जेम्पशन है। उसके परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट जो भी परफॉर्मेंस सर्विस देता है तो वो पहले एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जैसे सर्विसेज बाय वे आर्टिस्ट बाय वे परफॉर्मेंस इन फोल्क एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस, तो यहाँ पे ओनली फोल्क एंड क्लासिकल कवर हो जाएगा, मॉडर्न डांस वो सब बॉलीवुड डांस वो कवर नहीं होगा, ओनली फोल्क एंड क्लासिकल। एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए, 1.5 लाख से अगर कम होगा एंड वो अगर फोल्क एंड क्लासिकल में एंगेज है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर वो एक ब्रांड एम्बेसडर आज परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे 1 भी रुपया अगर होगा टैक्सेबल हो जाएगा। इफ द कंसिडरेशन अगर 1.5 लाख से कम होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। हाउएवर अगर वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, अगर वो आज परफॉर्म कर रहा है आज ब्रांड एम्बेसडर, अगर वो परफॉर्म कर रहा है आज ब्रांड एम्बेसडर, तो वहां पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो उसका सर्विसेज बाय वे राइट टू एडमिशन, तो राइट टू एडमिशन में जो भी एंट्री फी अगर यहाँ पे करते हैं, जैसे सर्कस, डांस, थिएटरिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैलेट, तो ये जो सर्विसेज है सर्कस, डांस या थिएटरिकल परफॉर्मेंस, तो उसमें जो भी एंट्री फी है वो पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। बट उससे पहले देखेंगे कि उसका कंसिडरेशन अमाउंट, अगर कंसिडरेशन मींस एंट्री टिकट फी अगर 500 से कम होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर 500 से ज्यादा होगा तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। या कोई भी अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पिजट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या स्पोर्टिंग इवेंट, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज या प्लानेटोरियम, तो ये सब अगर देखें तो वहां पे एंट्री फी देखेंगे 500, अगर 500 से अगर ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा, अगर कम होगा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू ए म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू। तो यहाँ पे अगर कोई भी म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू वहां पे जाएंगे तो वहां पे पूरा एग्जाम हो जाता है। जो भी एंट्री फी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा एग्जाम हो जाएगा। दूसरा सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, तो जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स या प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स तो वहां पे भी एग्जाम मिल जाएगा, कोई भी एंट्री फी का लिमिट नहीं देखेंगे। उसके बाद है स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विस। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज में देखेंगे पहले जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कौन सर्विस प्रोवाइड करेंगे? कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच एंड टीम मैनेजर। मींस इसको हम याद रखे थे प्रुक्टी, प्रुक्टी, PRUCT। प्रुक्टी मींस P फॉर प्लेयर, R फॉर रेफरी, U फॉर अंपायर, C फॉर कोच, T फॉर टीम मैनेजर। इंडिविजुअल ये सब देते हैं किसको? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो वहां पे एग्जाम मिल जाएगा, या कोई भी अदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, अनदर कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। मींस यहाँ पे स्पोर्ट्स बॉडी एंड रिकॉग्नाइज दोनों होने चाहिए, तो वहां पे एग्जाम मिल जाएगा। या कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर प्रुक्टी सर्विस देता है, इंडिविजुअल प्रुक्टी, इंडिविजुअल प्लेयर, अंपायर, रेफरी, टीम मैनेजर, कोच अगर सर्विस देते हैं। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट अगर होगा तो वहां पे एग्जाम मिल जाएगा। जैसे स्पोर्टिंग इवेंट कौन कौन है? जैसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये जो भी सब सर्विस देते हैं तो एग्जाम मिल जाएगा। उसके बाद सर्विसेज सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट ऑर्गेनाइज बाय फीफा वोमेन वर्ल्ड कप 2020। तो यहाँ पे फीफा मींस फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा जो भी सर्विस दे या ले सब कुछ एग्जाम मिल जाएगा। फीफा के रिलेटेड आएगा तो एग्जाम मिल जाएगा। उसका सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो भी सर्विस देता है या लेता है सब कुछ एग्जाम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी सर्विसेज है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड है। तो यहाँ पे सर्विसेज पहले था सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को हटा दिया है। मीन्स अभी गवर्नमेंट अगर सर्विस देंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा, ओनली यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी आ जाएगा। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी में ऐसे ही आपका आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो भी एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी है? जो कि 243W में जो म्यूनिसिपैलिटी को जो भी एक्टिविटी इंटरेस्टेड होता है तो उसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज है एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट वहां से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी वो सब हटा दिया है। उसके बाद सेम एक है जो कि सर्विसेज बाय गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट से हटा दिया, ओनली यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो वो अगर सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत को, जो भी 243G में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का 243G में जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज के रिलेटेड एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी सर्विसेज देता है कौन? गवर्नमेंट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग सर्विसेज। मींस जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट देगा तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट ये चारों सर्विसेज के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, ये चारों सर्विस टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी सर्विसेज से पहला है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था वो सर्विस देता था नॉर्मल पर्सन को। कौन सा सर्विस देता था? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस, जिसको बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल सर्विस देता था। बट वो सेल सर्विस अभी टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सा सर्विस? नया सर्विस जो कि एग्जाम्पशन मिलेगा। नया अभी कुछ सर्विसेज आ गया है, जैसे पोस्ट कार्ड का आ गया है, पोस्ट कार्ड आ गया, इनलैंड लेटर आ गया, बुक पोस्ट आ गया, ऑर्डिनरी पोस्ट जिसमें एनवलप्स का वेट है 10 ग्राम से कम है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले था अगर गवर्नमेंट किसको देता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन को देता था, नॉन गवर्नमेंट बॉडी को, तो वहां पे क्या होता था? तो वहां पे मेनली आपको एग्जेम्पशन नहीं टैक्सेबल हो जाता था। बट अभी अभी कौन सा सर्विस वहां पे कवर होता था? सेल सर्विसेज मीन स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्रेस पार्सल था। बट अभी क्या हुआ है कि अभी वो जो सर्विसेज सब कवर होता था वो अभी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बट अभी 4 सर्विसेज नया आ गया है, जैसे बुक पोस्ट हो, पोस्ट कार्ड हो, इनलैंड लेटर हो या ऑर्डिनरी पोस्ट हो, जिसमें एनवलप का वैल्यू मींस वेट 10 ग्राम से कम है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग पॉइंट जैसे सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, वेसल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर या अदर सर्विसेज से, तो वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। जिसको हम याद रखे थे, क्या याद रखे थे? PAT था। ठीक है, PAT था, P फॉर पोस्ट, A फॉर एयरक्राफ्ट, T फॉर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी जो भी सर्विसेज सब कुछ एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अमेंडमेंट पहले था, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता था 4 सर्विसेज, बट अभी वो 4 सर्विसेज चेंज हो गया। पहले जो भी सर्विसेज था वो अभी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी टू ए बिजनेस एंटिटी विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू एंड 20 लाख। मीन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई सर्विस देता है तो वहां पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट कोई ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो वहां पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट ये जो फॉलोइंग सर्विसेज जैसे पैट है, ठीक है, पैट जो भी सर्विसेज है, पैट सर्विसेज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है, एयरक्राफ्ट वेसल जो भी सर्विस देते हैं या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस देते हैं, ये जो सर्विसेज है ये ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा गवर्नमेंट के हाथ में। इसको छोड़कर जो भी अदर सर्विसेज अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो वहां पे वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो ये ओनली जो 3 पॉइंट है ABC मींस ये मेनली पैट सर्विसेज के बारे में बोल रहा है, ये मेनली आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एंड दूसरा टैक्सेबल कौन सा होगा? जो भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो यहाँ पे भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये दोनों आपका टैक्सेबल हो जाएगा गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में ये टैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी, अगर अनदर गवर्नमेंट बॉडी को कोई भी सर्विसेज देता है तो वहां पे भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट ये जो पैड सर्विसेज ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, पैड सर्विसेज ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी छोड़कर कोई भी अगर गवर्नमेंट बॉडी अनदर गवर्नमेंट बॉडी को कोई भी सर्विसेज देता है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई भी देता है सर्विसेज, उसका कंसिडरेशन अगर 5000 से कम है, कंसिडरेशन अगर 5000 से कम है तो वहां पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे कंसिडरेशन का जो भी लिमिट देखेंगे 5000, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में हम फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, होल के ऊपर देखेंगे 5000 से ज्यादा ही या कम है, अगर कम होगा तो वहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर ज्यादा होगा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो पैड सर्विसेज ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, पैड सर्विसेज ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा, ये पैड सर्विसेज ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ अलोइंग ए बिजनेस एंटिटी टू ऑपरेट इन टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्यूरिंग द प्रायर पीरियड तो 1 अप्रैल 2016 ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस। तो पहले जो भी स्पेक्ट्रम या यूजर्स टेलीकॉम चार्जेस जैसे देखेंगे, अगर जो भी टेलीकम्युनिकेशन टावर है तो उसके लिए वो मैंने लीज में लेते हैं। तो लीज जब लिए थे 1 अप्रैल 2016 से पहले लिए थे तो वहां पे मैंने सर्विस चार्जेस था, सर्विस टैक्स था, तो वहां पे सर्विस टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता था, ठीक है। जो लीज में लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन टावर, जैसे अगर देखेंगे जियो, वोडाफोन या आपका एयरटेल है, वो मैंने टेलीकम्युनिकेशन टावर के लिए वो लीज में लेते हैं स्पेक्ट्रम चार्जेस देकर। तो वो जब लिए थे तो वहां पे सर्विस टैक्स नहीं लगता था, अभी जीएसटी भी नहीं लगेगा, उसके बारे में बताया है। उसके बाद जो भी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, तो जो भी सर्विसेज देते हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, वीजा, पासपोर्ट, वो सब एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है, वो सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to the government, local authority under such contract। तो यहाँ पे अगर कोई भी फाइन या पेनल्टी लगाते हैं किसके लिए, फॉर नॉन परफॉर्मेंस टॉलरेट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट अगर टॉलरेट करता है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए जो भी फाइन पेनल्टी लगाता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट बाय वे ऑफ असाइनमेंट टू राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रियलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एनिमल्स एक्सेप्ट रियलिंग ऑफ हॉर्सेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेनली वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए मेनली असाइन करता है आपको राइट्स, एंड वो असाइन करने के लिए कुछ वैल्यू आपसे लेता है, वो कम वैल्यू लेता है। जैसे अगर देखेंगे विलेज एरिया में वो पाउती लेता है मेनली, वो जो लैंड रेवेन्यू जैसा लेता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसका जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज एनी नेचुरल रिसोर्सेज before 1 April 2016, however the exemptions are applied only to tax payable on one time चार्ज पेबल इफ फुल अपफ्रंट और इन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे मेनली अगर जैसे आप लीज में कोई भी लेते हैं, लीज में लेते हैं लॉन्ग टर्म लीज में, तो वो जब लिए थे तो वहां पे सर्विस टैक्स था, क्योंकि जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017, उससे पहले अगर आप लीज में ली है तो वहां पे मेनली आप जो भी पेमेंट करते हैं, लीज चार्जेस गवर्नमेंट को, तो वहां पे सर्विस टैक्स नहीं लगता था, अभी जीएसटी भी नहीं लगेगा, उसके बारे में वो बताया है। उसके बाद जो भी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट देता है बाय वे ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर और ऑन हॉलीडे इन रिलेशन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज मंगाते हैं किससे, आउटसाइड इंडिया से, या कोई भी भेजते हैं आउटसाइड इंडिया को, मीन्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल वो जिस दिन आता है वेसल उस दिन क्या होता है, उस दिन बंद होता है। कस्टम स्टेशन अगर खुला होगा तो वहां पे आप लेंगे ना, बट अगर बंद होता है, बट वहां पे तो शिप तो ऐसे नहीं तैरता रहेगा, उसको तो ऑफलोड करना पड़ेगा कस्टम स्टेशन में, बट कस्टम स्टेशन तो बंद है, तो वहां पे क्या करते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, क्योंकि हमारा जो भी आ रहा है सामान वो जिस दिन आ रहा है वो बंद है, उस दिन हॉलीडे है या रात में आ रहा है, जो भी ऑफिस आवर उनका होता है, तो उसके बाद अगर आता है तो वहां पे वो काम करेंगे, बट काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फी लेंगे, जिसको बोलते हैं मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, एमओटी फी उसको बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर इन लॉ या टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक या सर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज। तो यहाँ पे कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं या कोई भी टेस्टिंग करते हैं या सेफ्टी चेक करते हैं, कोई भी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी चार्जेस देंगे तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, क्या ओल्ड एज होम रन करते हैं गवर्नमेंट या कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे जो भी रेसिडेंट रहता है जिसका एज 60 ईयर से ज्यादा है, मीन सीनियर सिटीजन, अगर उसके लिए खर्चा हो रहा है 25,000 से कम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अगर चलाता है ओल्ड एज होम और जिसमें कोई भी सीनियर सिटीजन रहता है, उसके लिए वो अगर खर्चा करता है पर मेंबर पर मंथ, मीन एक पर्सन के लिए अगर वो 25,000 से कम पर मंथ खर्चा करता है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एंड उस खर्चा में सब कुछ आ जाएगा, जैसे बोर्डिंग चार्जेस, लॉजिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, फूडिंग, सब कुछ आ जाता है, बट यहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं लगेगा, मीन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर देखेंगे प्रैक्टिकल कोई भी 25,000 खर्चा नहीं करेगा, ओल्ड एज होम जो भी रन करते हैं तो वो 25,000 पर मेंबर पर मंथ कभी खर्चा नहीं करते हैं, वो कुछ 2,000-3,000 के अंदर खर्चा करते हैं, तो इसलिए ये प्रैक्टिकली कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ 25,000 के अंदर आ जाता है। उसके बाद सर्विसेज सप्लाइड बाय government to their undertaking or public sector undertaking by way of guaranteeing the loan taken by the such undertaking or PSU
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फ्रॉम द बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा। मीन्स पीएसयू मीन्स गवर्नमेंट का ये मेनली अंडरटेकिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट कंपनीज है, तो उनको लोन चाहिए, बैंक से उनको लोन चाहिए। तो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक तो ऐसे लोन नहीं देगा, बैंक बोलेगा कि मेरे को गारंटी चाहिए। तो पीएसयू मीन्स गवर्नमेंट का बंदा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट उसको गारंटी देता है। किसको? बैंक को गारंटी देता है। उसके बाद बैंक इसको लोन देते हैं। तो गवर्नमेंट तो ऐसी गारंटी नहीं देगा, तो इसलिए गारंटी देने के लिए कुछ फी लेता है, ठीक है, कुछ फी लेता है। ये जो फी लेगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ आ गया? सिंपल यहाँ पे चीज है। उसके बाद है services supplied by state government to excess royalty collection contractor ERCC by way of assigning the right to collect royalty on behalf of state government on the mineral dispatched by the mining leaseholder। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मेनली माइनिंग लीज में देता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये मेनली माइनिंग लीज में देता है। किसको? माइनिंग लीज होल्डर को। जो भी लीज में लेता है उसको बोलते हैं माइनिंग लीज होल्डर। तो माइनिंग लीज होल्डर को मेनली लीज में देता है, माइंस देता है, माइंस देता है। तो यहाँ से ये माइनिंग लीज होल्डर एक्सट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो डायरेक्ट जाकर वो नहीं देखेगा, वहां पे जाकर वो एग्जामिन नहीं देखेगा, तो इसलिए इंक्वायरी कौन करेगा? इसलिए वो एक ईआरसीसी अपॉइंट करता है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, वो अपॉइंट करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में वो जाकर देखेगा कितना एक्चुअली वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना सब कुछ सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है, तो इसलिए वो मेनली ईआरसीसी को अपॉइंट करेगा। एंड ईआरसीसी जो भी उनको कुछ देगा फी, क्योंकि ईआरसीसी भी देखेगा, वो फी लेगा, तो वो जो कलेक्ट करके वो देगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा। बट उसको टैक्स लगने के लिए क्राइटेरिया है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया जैसे यहाँ पे जीएसटी पेड माइनिंग लीज होल्डर अगर यहाँ से ज्यादा हो जाता है जीएसटी एग्जेम्प्टेड, तो जो भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है उसके लिए, तो उससे अगर वो ज्यादा माइनिंग लीज होल्डर अगर पेमेंट कर देता है तो वहां पे वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जीएसटी पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर इज लेस देन दी एग्जेम्पशन जितना भी है, तो वहां पे ईआरसीसी पे कितना करेगा? जितना भी एग्जेम्पशन है एंड जीएसटी पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर। तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे मेनली एग्जेम्पशन है इस सर्विसेज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 100 लाख है एग्जेम्पशन है ये सर्विसेज के ऊपर। बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहला सिचुएशन में ये माइनिंग लीज होल्डर कितना देता है? ये देता है 90 लाख देता है, ठीक है, 90 लाख देता है। बट एग्जाम्पल में 100 लाख एग्जेम्पशन है, तो 90 लाख वो पेमेंट करता है, एग्जेम्पशन ज्यादा है, 100 लाख एग्जेम्पशन ज्यादा है, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि एग्जेम्पशन ज्यादा है। बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर वो देता है, माइनिंग लीज होल्डर देता है 120 लाख देता है, बट एग्जेम्पशन है 100 लाख, बाकी जो भी 20 लाख है, ये 20 लाख के ऊपर कौन टैक्स भरेगा? ये ईआरसीसी टैक्स भरेगा, ठीक है, समझ आ गया। अगर ज्यादा एग्जेम्पशन अवेलेबल है उसके सर्विसेज के ऊपर तो वहां पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर कम एग्जेम्पशन अवेलेबल है तो वो जो ज्यादा कलेक्ट करता है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ईआरसीसी को टैक्स देना पड़ेगा, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्टर कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो भी न्यूज और पेपर जो भी चलाता है, न्यूज या जर्नलिस्ट जो भी चलाता है, तो वहां पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है न्यूज, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो इंडिया का मीडिया एक खंबा है, तो इसलिए ये भी एक मेजर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इसलिए मीडिया सर्विसेज जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं न्यूज का सर्विसेज है या जर्नलिस्ट का सर्विसेज है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जो भी सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स, तो बुक्स यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी है, बुक्स के रिलेटेड सब कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसका सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस सच एज बाथरूम, वॉशरूम, लैबोरेटरी, यूरिनल एंड टॉयलेट। तो यहाँ पे जो भी पब्लिक कन्वीनियंस सच एज बाथरूम, वॉशरूम या यूरिनल या टॉयलेट या लैबोरेटरी सब कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसका सर्विसेज बाय वो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन मीन जैसे एम्बासी है या फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, कॉन्सुलेट है या हाई कमीशन है, तो वो सब आउटसाइड कंट्री का मीन बाहर कंट्री का इंडिया में होते हैं। तो इंडिया में जो भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वो जो सर्विस देते हैं इंडिया में, तो सब कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो उसका सर्विसेज बाय वे ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द राइट टू यूज इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट में। तो आरटीआई में जैसे आप लोग आंसर शीट मंगाते हैं, आरटीआई एक्ट के तहत जो भी 2 रुपया या 5 रुपया देखे, तो उसके ऊपर जो भी आप पेमेंट करते हैं जो भी आरटीआई एक्ट में, वो जो आंसर शीट मंगाने के लिए, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड पर्सन अगेंस्ट एनी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। तो यहाँ पे अगर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट मेनली गवर्नमेंट एंटिटीज को देता है, क्या देता है? ग्रांट देता है। तो ग्रांट या सब्सिडी देता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, मेनली गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी देता है। उसके बाद पहले जो जीएसटी जो सर्विस देता था जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर पहले एग्जेम्पशन था, बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि जीएसटी सर्विसेज अभी टैक्सेबल बन जाएगा, अभी जीएसटी तो आ गया है। उसके बाद है services provided by government under any training program for which 75% or more of the total expenditure is borne by the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है, उसमें 75% से ज्यादा अगर बर्न कर रहा है एक्सपेंडिचर कौन? गवर्नमेंट। जैसे हम जाते हैं जीएसटी सिखाने के लिए, किसको? गवर्नमेंट ऑफिशियल को। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए गवर्नमेंट क्या देता है? हमको फी देता है। तो गवर्नमेंट मेनली पूरा फी दे देता है, तो वो जो फी हमको देता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सर्विसेज
प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अंडर एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर व्हिच द टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मेनली गवर्नमेंट क्या करता है, मेनली इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, किसके लिए, इंश्योरेंस स्कीम लेता है जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, तो वो प्रीमियम पेड करेगा, तो वो प्रीमियम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस ऑफ टू गवर्नमेंट बाय, हम गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी या लोकल अथॉरिटी के लिए हम गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स, किरोसिन, सुगर, एडिबल ऑयल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन। तो यहाँ पे जो भी हम अगर देखेंगे, जो फेयर प्राइस शॉप जो भी देते हैं गाँव में, जो देते हैं फेयर प्राइस शॉप देते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन या एबव पॉवर्टी लाइन को, बीपीएल एपीएल लाइन को जो भी देते हैं, यहाँ पे किरोसिन, एडिबल ऑयल, सुगर या राइस सब देते हैं बहुत कम प्राइस में, तो वहां पे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद फेयर प्राइस शॉप जो भी गवर्नमेंट को वो सब पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा, जो भी लोगों से पैसा कलेक्ट करता है 2 रुपया या 5 रुपया, बहुत कम पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है, तो गवर्नमेंट उसको कुछ कमीशन देगा, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और कंपोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग एनी गुड्स प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट by way of activity in relation to any function entrusted to पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 243G या W। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्योर सर्विस अगर होगा, तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी है म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड या पंचायत रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 243G या W, तो उसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज है एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बट उसमें प्योर सर्विसेज होना चाहिए, गुड्स नहीं होना चाहिए। गुड्स के लिए नीचे वाला पॉइंट देखेंगे, बट यहाँ पे प्योर सर्विसेज कवर हो जाता है। तो यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई आ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज चलेगा, बट गुड्स का एलिमेंट मैक्सिमम 25% हो सकता है, मींस सर्विसेज 75% होना चाहिए, गुड्स 25% होना चाहिए। जैसे कोई भी पार्क अगर देखेंगे, तो वहाँ म्यूनिसिपैलिटी चलाता है पार्क, तो पार्क में जो भी प्योर सर्विसेज पार्क का एंट्री फी, तो वो जो फी है वो प्योर सर्विसेज बोलेंगे। बट अगर पार्क के अंदर अगर कोई भी दुकान हो जाता है, जैसे कोई भी शॉप है, तो शॉप जो भी सेल करेगा, तो वो शॉप का वैल्यू 25% से कम होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो वहाँ पे वो टैक्स हो जाएगा, बट 25% से कम होता है मेनली। मेन सर्विसेज होता है उसका पार्क का एंट्री फी, ठीक है, सर्विसेज हो जाता है, तो वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा, 25% से कम होना चाहिए गुड्स का जो भी एलिमेंट। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट of construction, installation, repair, maintenance of any original work pertaining to the beneficiary led individual house construction under housing for all urban mission या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पे अगर देखें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई भी घर बनाता है, तो उसमें जो प्योर लेबर के रिलेटेड, तो वहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो वहाँ पे घर होना चाहिए, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस होना चाहिए, ठीक है, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस होना चाहिए, वहाँ पे एक ही हाउस होना चाहिए, अगर डबल हाउस होगा तो वो नहीं आएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो वहाँ पे बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेकंड वाला प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क होना चाहिए पर्टेनिंग टू ए सिंगल रेसिडेंशियल हाउस अदर देन वाइज एज ए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड यहाँ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एंड ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, जैसे रिनोवेशन कर देने से नहीं चलेगा, एक सिंगल रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, मींस एक ही घर होना चाहिए, एंड वो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, एंड वहाँ पे वो रेसिडेंशियल यूज के लिए होना चाहिए या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कमर्शियल यूज हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद है one time upfront amount leviable in respect of services by way of granting of long term lease 30 year या ज्यादा lease of industrial plot provided by state government या industrial development corporation undertaking SGI DCU और by any other entity जिसमें 20% से ज्यादा ओनरशिप किसका है, गवर्नमेंट का है, तो वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। जैसे अगर गवर्नमेंट लीज में देता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है या कोई भी SGI DCU, ठीक है, ये अगर देते हैं लॉन्ग टर्म लीज में देते हैं, किसको, कोई भी लीज होल्डर को देते हैं, एंड लॉन्ग टर्म लीज का ईयर 30 ईयर से ज्यादा है, तो ये जो भी लीज प्रीमियम पेमेंट करेगा, लीज प्रीमियम जो भी पेमेंट करेगा, तो वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और एक बात है, यहाँ पे भी आ जाता है कोई भी अदर एंटिटी आ जाएगा जिसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप 20% से ज्यादा है, गवर्नमेंट का ओनरशिप जिसमें 20% से ज्यादा है, तो आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सप्लाई ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम बाय लैंड ओनर to a developer has been exempted subject to a condition that constructed plat are sold before the issuance of completed certificate or tax paid on them। अगर वो exemption withdraw हो जाएगा, long term lease shall be withdrawn in case of flat sold after lease completion certificate, but such withdrawal 1% value in case of affordable house and 5% in case of non affordable house। मैं आपको समझा देता हूँ, एंड इसको हम पढ़े थे RCM चैप्टर में, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लैंड ओनर है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, तो उसके पास लैंड है, बट उसके पास पैसा नहीं है घर बनाने के लिए, तो वहां पे वो जाता है किसके पास, एक लैंड प्रोमोटर के पास जाता है, जिसको बोलते हैं लैंड डेवलपर के पास जाता है। डेवलपर के पास जाता है, तो वहां पे ये उसका जो भी राइट्स ट्रांसफर करता है, ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, TDR या फ्लोर स्पेस इंडेक्स उसको बोलते हैं, FSI बोलते हैं। तो वो ट्रांसफर करता है, उसके बाद ये घर बनाता है, ठीक है, फ्लैट से बनाएगा, तो यहाँ पे जो भी फ्लैट बनाता है उसको कंडीशन है कि उसको सेल करना पड़ेगा बिफोर
इशू ऑफ कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट। तो कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट मेनली जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो इशू करता है, बट कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले उसको सेल करना पड़ेगा। अगर सेल नहीं करता है तो वहां पे 1% एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगा, हट जाएगा। इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस, ठीक है, अफोर्डेबल हाउस के केस में 1% विड्रॉ हो जाएगा एंड 5% विड्रॉ हो जाएगा नॉन अफोर्डेबल हाउस के केस में। तो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउस, नॉन अफोर्डेबल हाउस किसको बोलते हैं? अफोर्डेबल हाउस मीन वो हाउस मेनली अफोर्डेबल पर्पज के लिए वो बना था, एंड नॉन अफोर्डेबल हाउस मीन लग्जरी हाउस मेनली वो नॉन अफोर्डेबल पर्पज के लिए वो बनाया था। तो वहां पे वो विड्रॉ हो जाएगा 1% या 5%, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटर लेवल में, फाइनल लेवल में इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। आपका था इसलिए थोड़ा क्रिटिकल होगा, इसलिए समझा दिया एग्जाम्पल देकर। उसके बाद टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बी प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में स्टेप, इसको बोलते हैं स्टेप। ये बैंगलोर में है। तो मेनली स्टेप ये जो भी सर्विस देता है ये मेनली टेक्नोलॉजी पार्क सब होते हैं, मीन्स बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनीज होते हैं। ये मैंने सर्विस देते हैं किसको? IIT एंड आपका इंडियन जो भी गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो सर्विस देते हैं। तो वो जो सर्विसेज देंगे वो एग्जाम्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबिटी having a total turnover 50 lakh in a financial year subject to the preceding financial year का टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए एंड 3 फाइनेंशियल ईयर तक वो मेनली अवेल कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बिजनेस इंक्यूबिटी। इंक्यूबिटी मीन्स वही है, ये सब वही जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होते हैं ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम्शन मिल जाता है। जैसे अगर देखें इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये सब इंक्यूबिटी बोलते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं एंड हेल्प करते हैं IIT बिजनेस गवर्नमेंट को, जो भी डिपार्टमेंट एजेंसी को हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा उनको। कंडीशन क्या है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो जो बिजनेस इंक्यूबिटी का वो जो टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए, करेंट ईयर में भी उसका टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए, और प्लस वो मैक्सिमम 3 ईयर तक वो अवेल कर पाएगा एग्जाम्शन, ठीक है। उसके बाद जो भी ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन यूटिलिटी। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जैसे अगर देखें पावर ग्रिड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सर्विस देता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज सर्विस प्रोवाइड करते हैं अप टू दी ट्यूबवेल ऑफ दी फार्मर, फार्मर का जो भी एग्रीकल्चर यूज के लिए फार्मर का जो भी खेत में जो भी होता है ट्यूबवेल तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो एग्जाम्शन मिल जाता है, मींस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस एग्जाम्शन मिल जाएगा। उसके बाद सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे मेन सर्विस प्रोवाइडेड कर रहा है एक ऑर्गेनाइजर, किसको? कोई भी पर्सन को, रिलेटेड टू एनी बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ दो चीज है, ऑर्गेनाइजर वो मेन सर्विस प्रोवाइड करता है कोई भी पर्सन को, रिलेटेड टू बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, हेल्ड आउटसाइड इंडिया, इसको याद रखिए। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और इंडिपेंडेंट पार्ट। तो यहाँ पे अगर कोई भी गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होगा होली या पार्टली तो वो एग्जीबिशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है IGST एक्ट का कुछ एग्जाम्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है 9/2017। तो पहला सर्विसेज है जैसे कोई भी आउटसाइड इंडिया से वो सर्विस रिसीव करता है कौन? RBI, रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड अगर RBI रिसीव करता है आउटसाइड इंडिया से, जैसे वर्ल्ड बैंक से अगर सर्विस रिसीव करेगा तो एग्जाम्शन मिल जाएगा। उसका टूर ऑपरेटर में इस बार एग्जाम जो अमेंडमेंट आया है टूर ऑपरेटर में मेनली, पहले था कि टूर ऑपरेटर अगर सर्विस रिसीव करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको? कोई भी अगर फॉरेन टूरिस्ट को। आउटसाइड इंडिया में टूर ऑपरेटर का काम चल रहा है, ठीक है। टूर कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया में। टूरिस्ट कहाँ का है? आउटसाइड इंडिया का है, पर टूर ऑपरेटर इंडिया का है, तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाता है। बट इस बार अमेंडमेंट आया है अगर कोई भी टूर ऑपरेटर काम करता है, मीन टूर पार्टली इंडिया में होता है पार्टली आउटसाइड इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल नेपाल में होता है 3 दिन एंड इंडिया में होता है 2 दिन, तो वहाँ पे कैसे हम एग्जाम्शन वहाँ पे अलाउ करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे एक फॉर्मुला दिया है एंड इसको हम अमेंडमेंट क्लास में बहुत अच्छे से समझाए थे। आपको अमेंडमेंट क्लास करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया हूँ ये सब जो अमेंडमेंट पार्ट है। अमेंडमेंट पार्ट अमेंडमेंट क्लास में अच्छे से है एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, उसको आप खत्म कर लीजिए। तो यहाँ पे टूर ऑपरेटर का जो भी सर्विस देता है अगर पार्टली इंडिया में होता है एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया में होता है, जो भी पार्टली आउटसाइड इंडिया होता है तो वहाँ पे वो एग्जाम्शन मिल जाएगा, बट जो पार्टली होता है वो कितना टैक्सेबल होगा तो उसके लिए एक फॉर्मुला था, मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। फॉर एग्जाम्पल टूर ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे टूर ऑपरेटर मिस्टर एक्स वो सर्विस देता है किसको? सर्विस देता है जॉन को, ठीक है। जॉन है USA का है एंड वो टूर परफॉर्म हो रहा है कहाँ पे? इंडिया में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, ठीक है। इंडिया में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। तो इंडिया में है 3 डेज, नेपाल में है 2 डेज एंड यहाँ पे कॉन्सिडरेशन कितना चार्ज कर रहा है? 1 लाख कॉन्सिडरेशन चार्ज कर रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जाम्शन होगा, तो हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्शन के लिए देखेंगे कि फॉर्मूला एक है, तो फॉर्मूला क्या है? एग्जाम्शन कितना है टोटल यहाँ पे फी कितना है चार्ज कर रहा है? फी है 1 लाख, फी है 1 लाख। एग्जाम्शन कितना मिलेगा? एग्जाम्शन दो अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा, लेस होगा, दो अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा। पहला है 50% ऑफ कंसिडरेशन, 50% कितना होगा आप लोग को देखना पड़ेगा अमेंडमेंट क्लास, फिर भी हम समझा देते हैं। यहाँ पे 50% ऑफ कंसिडरेशन, और दूसरा है यहाँ पे जो भी प्रोपोर्शनेट जितना दिन आउटसाइड इंडिया में वो परफॉर्म किया है। तो आउटसाइड इंडिया में अगर देखें टोटल यहाँ पे 5 डेज में नेपाल में है 2 डेज, तो ऊपर रहेगा 2 डेज, नीचे रहेगा 5 डेज। तो यहाँ पे कितना होगा देख लेते हैं। तो ये होगा 50,000, लोअर वाला होगा देखेंगे, एंड यहाँ पे होगा 1 लाख बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे होगा 40,000। तो लोअर कौन सा होगा? 40,000 लोअर होगा, तो 40,000 यहाँ से लेस हो जाएगा।
40,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, तो बाकी जो भी 60,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, हम मानेंगे कि वो इंडिया में है। ठीक है, वो इंडिया में परफॉर्म किया है टूर ऑपरेटिंग का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही फॉर्मूला दे दिया है इसमें, एंड यहाँ पे 12 आवर से अगर ज्यादा होगा तो उसको हम मानेंगे जैसे हाफ डेज मानेंगे। ठीक है, हाफ डे मानेंगे, 12 आवर से ज्यादा अगर होगा, आप लोग देख लेना अमेंडमेंट क्लास। उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट किसको बोलते हैं, जो कि इंडिया में 180 डेज से कम दिन के लिए रहता है, एंड वो आपका नॉन इमिग्रेंट पर्पज के लिए इंडिया को आता है। ठीक है, उसके बाद हो गया। उसके बाद जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया के बाहर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं, या इंडिया में वो रजिस्टर नहीं हुआ है। किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या चैरिटेबल ट्रस्ट को, या कोई भी पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, मींस अगर इंडिया के बाहर कोई भी पर्सन को इंडिया के बाहर से वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे सप्लायर बैठा है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, सर्विस किसको दे रहा है, श्रीलंका में, इंडिया का कोई भी लिंक नहीं है, या इंडिया में वो ऑस्ट्रेलिया से दे रहा है, इंडिया को गवर्नमेंट को दे रहा है, वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, या चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहा है तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हाउएवर द एग्जम्पशन विल नॉट बी अप्लाइड टू एनी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, जिसको बोलते हैं ओआईडीआर सर्विसेज के केस में नहीं लगेगा, अगर वो रिसीव कर रहा है एक पर्सन जो कि एबी में कवर हो जाता है। मींस यहाँ पे एबी में अगर कोई भी ऑनलाइन ओआईडीआर सर्विसेज अगर रिसीव करता है तो वहां पे नहीं लगेगा। ओआईडीआर सर्विसेज मींस ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे अगर देखें गेमिंग या सॉफ्टवेयर सर्विसेज अगर कोई भी गवर्नमेंट रिसीव करता है, या कोई भी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट रिसीव करता है तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करेंगे बाय वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन, तो वहां पे भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा अगर इंपोर्ट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड बाय यूनिट डेवलपर इन एसीजेड अगर कोई भी इंपोर्ट करेगा आउटसाइड इंडिया से तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एसीजेड में कोई भी यूनिट या यूनिट डेवलपर, ठीक है, वो अगर कोई भी इंपोर्ट करेगा आउटसाइड इंडिया से तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी सर्विसेज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ ओई देयर सर्विसेज फॉर पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर ओआईडीआर सर्विसेज अगर वो रिसीव करेगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, या एजुकेशनल सर्विसेज के रिलेटेड अगर आईजीएसटी एक्ट में भी होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब कुछ हम सीजीएसटी एक्ट में कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे आईजीएसटी एक्ट का रिलेटेड है। आईजीएसटी एक्ट में मेनली गवर्नमेंट आ जाता है, उसके रिलेटेड सब कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एंड एजुकेशन रिलेटेड चैरिटेबल ट्रस्ट या जो भी इंडिविजुअल अगर पर्सनल पर्पज के लिए लाएगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ सर्कुलर देखे थे जो कि आपका फाइनल लेवल में इंपॉर्टेंट है, उसका अमेंडमेंट क्लास में बहुत अच्छे से समझाए थे, 3-3.5 घंटा लेकर अच्छे से समझाए थे, बट इंटर लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल लेवल में इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं, अगर डिटेलिंग में आपको चाहिए तो वहां पे अमेंडमेंट क्लास आप रेफर कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज के लिए। सर्कुलर ऑन एग्जामिनेशन चैप्टर में है। ठीक है, तो पहला है अगर कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज करते हैं या एंट्रेंस फी चार्ज करते हैं या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे मींस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पे अगर पास करते हैं तो उसके लिए कुछ फी देना पड़ता है वो एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन के लिए जो भी फी देते हैं। या माइग्रेशन मींस अगर आप लीव सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको देना पड़ेगा माइग्रेशन फी, तो वो जो माइग्रेशन फी देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस देता है एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो वही बोला है यहाँ पे एग्जामिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे मेनली वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है जो भी वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन इन बेल्ड या गिल्ड फॉर्म, मींस बेल्ड एंड गिल्ड फॉर्म में जो भी रॉ फॉर्म में होता है तो वहां पे एग्जामिनेशन मिलेगा क्या, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन मिलेगा, क्योंकि वो वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन में आ जाता है। बट ये एग्जामिनेशन जो था वो विड्रॉ हो जाता है, पहले तो वो एग्जामिनेशन मिल जाता है बट वो विड्रॉ हो जाता है। नोटिफिकेशन जो कि आया था 18 जुलाई 2022 में आया था, उस दिन के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जामिनेशन है बट वो एग्जामिनेशन है 18 जुलाई 2022 तक एग्जामिनेशन है, उसके बाद वो विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि हम अमेंडमेंट वहां से हट जाता है कॉटन के ऊपर। अभी कोई भी वेयर हाउसिंग अगर करेंगे तो वहां पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। अमेंडमेंट क्लास में अच्छे से हम डिस्कशन किए थे। उसके बाद है यहाँ पे क्या दिया है, वेदर एग्जामिशन सीरियल नंबर 9B जो कि है कवर एसोसिएटेड विथ ट्रांजिट कार्गो बोथ नेपाल एंड भूटान, तो यहाँ पे मेनली अगर कोई भी हम एसोसिएटेड जो भी कार्गो भेजेंगे किसको, नेपाल एंड भूटान को, तो वहाँ पे एग्जामिशन मिल जाता है, हम एग्जामिशन चैप्टर में पढ़े थे। बट यहाँ पे जो दिक्कत होता है कि यहाँ पे नेपाल एंड भूटान को अगर हम एम्प्टी वेसल भी मीन्स जाता है वेसल जो लोडेड होके जाता है कार्गो, बट वो एम्प्टी अगर वेसल आता है तो वहाँ पे एग्जामिशन मिलेगा या टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जामिशन मिल जाएगा। अगर नेपाल भूटान को कुछ भी जाता है या एग्जामिशन मिल जाएगा, क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है तो इसलिए एग्जामिशन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जामिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पे पूछा है कि जीएसटी ऑन सैनिटेशन और कंजर्वेंसी सर्विसेज टू आर्मी या अदर्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो भी सैनिटेशन या कंजर्वेंसी सर्विसेज, जैसे साफ सुथरा के लिए सैनिटेशन सर्विसेज किसको देते हैं, जो भी आर्मी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं, तो वो एग्जामिशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा,
क्योंकि सैनिटेशन या कंजर्वेशन सर्विस ये मेनली वो सर्विसेज में नहीं आता है। जो सर्विसेज है म्युनिसिपैलिटी या पंचायत को जो भी सर्विसेज इंटरेस्टेड होता है, जैसे म्युनिसिपल जो भी साफ सुथरा जो करता है, जैसे म्युनिसिपैलिटी जो भी सर्विसेज देते हैं, जो वाटर सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब कवर हो जाता है आर्टिकल नंबर 243G 243W में, तो इसलिए एग्जेम्पशन वहां पे मिल जाता है। बट यहाँ पे जो आर्मी को जो भी सर्विस देते हैं सैनिटेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं, वो मेनली कवर नहीं होता है वो जो सर्विसेज में, तो इसलिए यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आप लोग के मन में डाउट होगा कि आर्मी इतना कर रहा है देश के लिए, तो वो कैसे टैक्स देगा? तो यहाँ पे आर्मी तो टैक्स कुछ नहीं दे रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर वो टैक्स देगा। जो भी ये सैनिटेशन या कंजर्वेशन सर्विस देता है, कोई भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, वो टैक्स भरेगा। यहाँ पे आर्मी का नाम ही नहीं होता है टैक्स देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओनली जो भी आर्टिकल नंबर 243G या W में जो भी एक्टिविटी, वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हम प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस देते हैं, कोई भी हम लैंड अगर खरीदेंगे तो वहां पे हम लोकेशन, प्रिफरेंशियल लोकेशन के लिए हमको चाहिए वो जो रोड के साइड चाहिए, तो इसलिए प्रिफरेंस के लिए हम कुछ प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस देते हैं। तो वो प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस वो मेनली आपका जो भी लीज प्रीमियम में आता है या नहीं आता है, या परचेज प्राइस में आता है या नहीं आता है, ऑब्वियसली आता है, क्योंकि हम जो भी प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस देंगे वो पार्ट बनेगा, परचेज प्राइस का पार्ट बनेगा एंड लीज प्रीमियम का पार्ट बनेगा, तो इसलिए वो पार्ट बन जाता है एंड एग्जेम्पशन में मिल जाता है, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन हो जाता है एंड वो पार्ट बन जाता है। इसको आप थोड़ा जो आपका अमेंडमेंट क्लास देख लेना, ठीक है, अमेंडमेंट क्लास देख लेना। उसके बाद है हॉनोरारियम जो भी देते हैं गेस्ट एंकर को। अगर गेस्ट एंकर जो भी आता है उसको जो हॉनोरारियम देते हैं, जैसे अगर देखेंगे बिग बॉस में जो भी सलमान खान है या कोई भी गेस्ट एंकर आता है, तो वहां पे हम कुछ ऑनोरारियम देते हैं, तो वो जो ऑनोरारियम देंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? ऑब्वियसली टैक्स लगेगा। बट उससे पहले देखेंगे कि जो गेस्ट फैकल्टी को दे रहे हैं, जिसके हाथ में टैक्स लगना जा रहा है, तो उसका टर्नओवर अगर 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख से अगर ज्यादा होगा, मीन्स अगर वो रजिस्टर होगा तभी टैक्स देगा। अगर वो रजिस्टर नहीं होगा, उसका टर्नओवर अगर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से कम है, तो वहां पे वो टैक्स नहीं देगा। उसके बाद एडिशनल टोल फी जो भी कलेक्ट करते हैं फॉर हायर टोल चार्जेस, किस लिए कलेक्ट करते हैं? अगर किसके पास फास्टैग नहीं है या इनवैलिड है, तो वहां पे हम एडिशनल फी कलेक्ट करता है, जिसको पेनल्टी बोलते हैं। ये मेनली डबल हो जाता है, जो भी टोल चार्जेस का डबल हो जाता है, तो वो मेनली उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसका नेचर ही टोल चार्जेस है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट हो जाता है जीएसटी से। उसके बाद जो भी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम उसको सॉल्व करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में मेनली हम उसको क्योर करते हैं। मीन्स अगर कोई भी प्रेग्नेंट का प्रॉब्लम होता है कोई भी फीमेल को इनफर्टिलिटी में, तो वहां पे उसको सॉल्व करते हैं ART या IVF प्रोसीजर करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ART या IVF ये मेनली हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो इसलिए ये सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये मेनली एग्जेम्पशन हो जाता है, ठीक है, ये मेनली एग्जेम्पशन हो जाता है। उसके बाद लैंड अगर हम सेल करेंगे आफ्टर लेबलिंग, लेइंग डाउन या ड्रेनेज लाइन, तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? अगर हम लेबलिंग करके, लेइंग डाउन करके, ड्रेनेज करके अगर सेल करते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें, अगर ये ड्रेनेज या यहाँ पे लेइंग डाउन या लेबलिंग करेंगे बिफोर सेल, अगर बिफोर सेल अगर करेंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। बिफोर सेल अगर करेंगे मीन्स डेवलपमेंट करके अगर हम सेल करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे अगर हम ये जो सर्विसेज किसको दे रहे हैं, कोई भी प्रमोटर को या लैंड डेवलपर को अगर सर्विस दे रहे हैं, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली सेल कर रहे हैं डेवलपमेंट करके, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर हम ये सर्विस दे रहे हैं किसको, कोई भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर अगर यहाँ पे लैंड डेवलपर या प्रमोटर को दे रहा है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है कोई भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है बॉडी कॉर्पोरेट टू ए नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट को बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, वेदर वो आरसीए में एप्लीकेबल होगा सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, या वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसको देखना पड़ेगा। दो पॉइंट है यहाँ पे, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कोई भी कंपनी को छोड़कर कोई भी अदर पर्सन है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट है, नॉन बीसी है, एंड यहाँ पे एक बीसी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे ये मेनली मोटर व्हीकल लेता है, मोटर व्हीकल लेता है, रेंटिंग में मोटर व्हीकल ले लेता है, मोटर व्हीकल ले लेता है लीज में। तो यहाँ पे जब मोटर व्हीकल ले लेता है किसके लिए, वो उसका जो भी एम्प्लॉय को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज करेगा मोटर व्हीकल को, मेन लीज में ले लेता है या रेंट में ले लेता है, जिसमें इसके पास पावर है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट मीन कंपनी के पास पावर है कि ये मेन डिसाइड करेगा कि कब जाएगा, किस रूट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कितना ट्रिप प्राइस डालेगा, सब कुछ ये डिसाइड करेगा, कितना डेप्रिसिएशन होगा, कब सेल करेगा, सब कुछ इसके पास राइट आ जाता है, ठीक है, इसके पास राइट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो सर्विसेज के ऊपर मीन्स ये जो रेंट के ऊपर यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा, ठीक है, ये रेंट के ऊपर आरसीएम लग जाएगा, सिंपल, इसके ऊपर आरसीएम लग जाएगा। और एक पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पे ये मेनली नॉन बॉडी कॉर्पोरेट मेनली यहाँ पे ओनली सर्विस दे रहा है। कौन सा सर्विस? पैसेंजर का सर्विस ट्रिप वाइज दे रहा है, मीन्स यहाँ पे वो जाएगा बस जाएगा, वो बस में आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, ठीक है, ट्रिप वाइज वो सर्विस देगा। यहाँ पे कोई भी रेंट या कोई भी लीज में नहीं लेगा, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस मेनली देगा, वो सब डिसाइड करेगा। ये जो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट का पास सब कुछ पावर है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा, इसके पास कोई भी राइट्स नहीं है, पावर नहीं है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर वो उसको रेंटिंग या लीजिंग का सर्विस देगा तो वहां पे वो टैक्स हो जाएगा आरसीएम में। तो इसको भी आपको अमेंडमेंट क्लास में थोड़ा देखना पड़ेगा, हम अच्छे से वहां पे समझाए हैं। तो ये हो गया
उसके बाद ये दोनों यहाँ पे कवर हो जाता है, ये जो एग्जाम्पल में, ठीक है, ये दोनों कवर हो जाता है। उसके बाद ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन टिकट ऑफ प्राइवेट फेरी यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा जो प्राइवेट फेरी यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये मेनली प्राइवेट फेरी कहाँ पे यूज होता है, जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड को जाने के लिए प्राइवेट फेरी यूज करते हैं। तो वो जो प्राइवेट फेरी है वो मेनली एग्जाम्पशन मिल जाएगा जो सर्विसेज है, उसमें ओनरशिप किसके पास है, प्राइवेट लोगों के पास ओनरशिप है। बट यहाँ पे वो किसके लिए यूज होता है, मेनली यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए एग्जाम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे ओनरशिप को नहीं देखेंगे, मीन्स हम देखेंगे ओनली यहाँ पे किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट अगर टूरिस्ट पर्पज के लिए यूज करें तो वहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट में आपको अकोमोडेशन मिल जाता है, फूड मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए आप टूरिस्ट पर्पज छोड़कर अगर वो प्राइवेट फेरी मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है तो इसलिए एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेटली ओन या पब्लिकली ओन उससे कोई मतलब नहीं है, मेनली इसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे और कुछ क्लैरिफिकेशन है, किसके रिलेटेड है, आपका लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है, कॉम्पेंसेशन और पेनल्टी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे देखें पेनल्टी, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पेनल्टी लगेगा तो वहाँ पे टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पेनल्टी लगेगा मेनली वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। बट टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल होगा जब देखेंगे वहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है, पहले पहले अगर एग्रीमेंट होगा तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, मीन्स यहाँ पे जो एग्रीमेंट के लिए ये लगा है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक्स यहाँ पे वाई को सप्लाई करने के लिए था गुड्स, अगर सप्लाई नहीं कर पाएगा, एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है यहाँ पे, अगर वो सप्लाई नहीं कर पाएगा तो वहां पे उसको उसको देना पड़ेगा पेनाल्टी, ठीक है, पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो वहां पे एग्रीमेंट है तो यहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड टैक्सेबल कौन सा रेट में होगा, ये है कॉम्पोजिट सप्लाई है, क्योंकि गुड्स मेनली जो भी रेट में सप्लाई होता है वो पेनाल्टी भी उसी रेट में टैक्सेबल हो जाएगा, उसी रेट में पेनाल्टी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, अगर यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बारे में ये नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी अमेंडमेंट था, ठीक है। ब्रीच ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉस ऑफ डैमेज के लिए तो वहाँ पे सम ब्रीच हो जाता है, लॉस हो जाता है अदर पार्टी को, जो भी कॉम्पेंसेशन रिसीव होगा तो वो ब्रीच ऑफ नॉन परफॉर्मेंस के लिए, एंड उसको हम बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेज, तो वो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन नहीं होगा, तो इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर कमर्शियल टर्म या एग्रीमेंट है तो वहां पे वो उसको टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल अगर होता है तो वहां पे देखेंगे कि कॉम्पोजिट सप्लाई होगा, मेन सप्लाई कौन सा रेट में टैक्सेबल होता है उसी रेट में देखेंगे। अगर मेन सप्लाई टैक्सेबल होता है तो वहां पे आंसिलियर सर्विस ये पेनल्टी भी टैक्सेबल हो जाएगा। मेन सर्विस से टैक्सेबल नहीं होता है, या आंसिलियर सर्विस से टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद मेन सर्विस कौन सा रेट में टैक्सेबल होता है उसी रेट में वो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं तो प्रिंसिपल अगर एग्जाम्प्ट हो जाता है तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे ये पेनल्टी क्या होगा डिफरेंट सिचुएशन में। जैसे अगर देखें डिफरेंट सिचुएशन में कॉम्पेंसेशन अगर फॉर कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स मींस अगर आप लिए हैं लीज में तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लीज को कैंसिल कर देता है, तो वहां पे आपको कुछ कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट देता है, तो वो जो कॉम्पेंसेशन देता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो कॉम्पेंसेशन में एग्रीमेंट नहीं था गवर्नमेंट के बीच। गवर्नमेंट ओनली यहाँ पे कॉम्पेंसेशन देता है वो एग्रीमेंट कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्पेंसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स देता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से तो वहां पे वो टैक्सेबल नहीं होगा जीएसटी में, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट होता है तो वहां पे वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद चेक अगर डिजनर हो जाएगा तो वहां पे जो फाइन पेनाल्टी लगता है तो वहां पे भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि डिजनर के ऊपर फाइन पेनाल्टी किसके लिए लगता है, मैंने एग्रीमेंट नहीं होता है वहां पे। डिजनर जब होता है हम फाइन क्यों लगाते हैं कि आप ऐसे काम दोबारा मत करो, तो इसलिए फाइन लगाते हैं, ना कि हमारा एग्रीमेंट है कि तुम डिजनर कर दो हम फाइन लगा देंगे, ऐसे नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे मेनली फाइन लगाते हैं कि वो डिजनर ना करे, तो इसलिए हम फाइन लगाते हैं, ना कि हम एग्रीमेंट है कि हम डिजनर कर देंगे तो फाइन लगा देंगे, ऐसे नहीं होता है। वो काम नहीं करे उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिस्करेज करते हैं, तो इसलिए फाइन लगाते हैं। तो वो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे एंड उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पेनल्टी इंपोज हो जाता है वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, वही है, अगर वायोलेशन ऑफ एनी लॉ के लिए पेनल्टी लगता है तो वहां पे भी कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, तो इसलिए क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है तो इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर फॉरफीचर हो जाता है, फॉरफीचर हो जाता है कोई भी बॉन्ड अमाउंट इन दी इवेंट ऑफ एम्प्लॉय अगर लीव कर देता है, मीन्स अगर एम्प्लॉयर के बीच बॉन्ड है कि 5 साल के लिए काम करेगा, अगर वो 5 साल से पहले वो कंपनी छोड़ देता है तो वहां पे उसको कुछ बॉन्ड अमाउंट जो भी था वो फॉरफीचर कर देगा, वो अमाउंट वो फॉरफीचर कर देगा, तो वहां पे मीन्स उसको सप्लाई नहीं मानेगी, क्योंकि एग्रीमेंट तो था बट यहाँ पे वो कुछ सप्लाई नहीं किया है, मीन्स एम्प्लॉयर कुछ भी यहाँ पे सप्लाई नहीं किया है एम्प्लॉय को। सप्लाई के बदले में अगर कुछ वो पेमेंट करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि वैलिड कंसिडरेशन, बट यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं खत्म कर पाता है तो इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर कुछ यहाँ पे सप्लाई नहीं किया, एम्प्लॉय का काम है तो इसलिए वो फॉरफीचर कर देता है उसका अमाउंट, तो यहाँ पे भी उसको टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा अमेंडमेंट क्लास देख लेना है, ठीक है। डाउट होगा ऑब्वियसली, थोड़ा तो डाउट होगा क्योंकि इसको अगर समझाएंगे 2 घंटा चला जाएगा ये पॉइंट्स,
तो इसलिए आप थोड़ा क्या करना है, अमेंडमेंट क्लास इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पेंसेशन फॉर नॉट कलेक्टिंग टोल चार्जेस। तो कुछ पीरियड था जब नया नया टोल कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो कि था 8 नवंबर 2016 से 1 दिसंबर 2016। उस पीरियड में मीन्स कलेक्शन नहीं हो रहा था टोल चार्जेस, क्योंकि वो जो टोल चार्जेस कहाँ से आ रहा था, वो आ रहा था प्रोजेक्ट अथॉरिटी से आ रहा था। तो वो जो कलेक्शन नहीं करने के लिए यहाँ पे जो फाइन लगेगा, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? तो पहले तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तो फाइन जो भी लगेगा ये नहीं लगेगा, क्योंकि फाइन नहीं लगेगा क्योंकि वो जो पीरियड के लिए किसी और से आ रहा था जो कॉम्पेंसेशन, तो इसलिए वहां पे टोल चार्जेस नहीं लग रहा था। तो फाइन ही नहीं लगेगा तो उसके ऊपर जीएसटी क्या लगेगा? तो इसलिए इसके ऊपर फाइन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसको कंसिडरेशन ही नहीं मानेगा एंड उसके ऊपर जीएसटी ही नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं सब कुछ। उसका लेट पेमेंट, क्योंकि ये फाइनल लेवल में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका लेट पेमेंट, सरचार्ज और फी, अगर कोई भी लेट पेमेंट या सरचार्ज फी अगर कलेक्ट करेंगे, ये मेन यहाँ पे देखेंगे नेचुरली बॉन्डेड है, क्योंकि मेन जो सप्लाई उसके साथ सरचार्ज या फी अगर सेस अगर कलेक्ट करेंगे तो वहां पे ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो यहाँ पे देखें मेन सप्लाई क्या होगा, मींस प्रिंसिपल सप्लाई अगर टैक्सेबल होगा, यहाँ पे एंसिलरी सर्विसेज भी टैक्सेबल होगा। अगर वो एग्जाम होगा प्रिंसिपल सप्लाई, तो यहाँ पे एंसिलरी सर्विसेज भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद फिक्स कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर, तो पावर का फिक्स कैपेसिटी चार्जेस जो भी सब कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम फिक्स कैपेसिटी चार्जेस कलेक्ट करते हैं फॉर पावर के लिए, तो वहां पे वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में वो आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब एग्जाम हो जाता है। उसके बाद है कैंसिलेशन चार्जेस। तो यहाँ पे जो भी रेलवे टिकट या एयर टिकट हम कैंसिल कर देते हैं, तो वहां पे सेम रेट एप्लीकेबल होगा जो मेन सप्लाई के ऊपर जो टैक्सेबल लगा था। मींस यहाँ पे जब हम टिकट काटे थे, टिकट जब काटे थे तो वहां पे जो रेट था, अगर कैंसिलेशन कर देंगे तो उसके ऊपर भी वही रेट लगेगा, ठीक है। जब टिकट काटे थे तो वहां पे जो भी रेट था, वहां पे कैंसिलेशन अगर टिकट कर देते हैं तो वहां पे भी वही रेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ टिकट होता है नॉन रिफंडेबल, ठीक है, नॉन रिफंडेबल कुछ एयर टिकट होते हैं या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है या टिकट होता है, तो वहां पे वो अवेल हो जाता है। आज सेम रेट आज एप्लीकेबल होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मींस मेन रेट जो भी रहता है, जब हम टिकट काटे थे तो वहां पे जो भी रेट था, या एयर ट्रैवल टिकट जो भी काटे थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी जिसके लिए दिए थे, तो उसका रेट जो भी था, ये रेट जब कैंसिल कर देंगे, नॉन रिफंडेबल हो या रिफंडेबल हो, तो उसके ऊपर वही रेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद है फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी। फॉरफीचर कब होता है? अगर आप कोई भी होता है, क्या होता है आपका, यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल, या यहाँ पे कोई भी आप पेमेंट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आप कोई भी यहाँ पे पेमेंट करते हैं, एंड वहां पे अगर आप जो मनी पेमेंट किए थे, अगर उसको आप खरीदते नहीं है, मीन्स एडवांस पेमेंट किए थे, जिसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी, जो भी एडवांस पेमेंट किए थे बाद में आप उसको खरीदते नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, परचेज नहीं करते हैं, तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे इनकम टैक्स कैपिटल गेन में देखे थे फॉरफीचर ऑफ जो भी एडवांस मनी, तो वहां पे वो जो फॉरफीचर हो जाता है, तो वहां पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सप्लाई ही नहीं इन्वॉल्व है, ओनली वो एडवांस मनी कैंसिल हो जाता है। अगर वो रियल सेल होता तो वहां पे वो टैक्सेबल हो जाता, बट यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, वो फॉरफीचर हो रहा है, क्योंकि ओनली एडवांस मनी, एंड एडवांस मनी को हम मानेंगे मियर फ्लो ऑफ मनी, यहाँ पे कोई भी सप्लाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कोई भी सप्लाई नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको मैं सजेशन दूंगा कि मेरा जो अमेंडमेंट क्लास देखना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे आपका पूरा जीएसटी का एग्जाम्पशन चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। बहुत लंबा चैप्टर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट जो आया है ना, वो 3-4 पेज आ गया है, तो इसलिए इसका जो भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर भी अमेंडमेंट हम नेक्स्ट बार में इसको इरेज कर देंगे, नहीं डालेंगे, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट आया है तो इसलिए डाल दिए। फिर भी हम नेक्स्ट अटेम्प्ट से इसको हटा देंगे। ये फाइनल लेवल में इंपॉर्टेंट है, फिर भी इंटर लेवल में आया है तो इसलिए डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो खास करके लास्ट पार्ट है, पेनल्टी पार्ट, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका पूरा एग्जाम्पशन चैप्टर खत्म हो जाता है, तो आप अच्छे से पढ़िए, एंड इसका नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीए सत्यरंजन स्वाई को, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा वीडियो यहाँ पे आता रहता है। एंड इसको शेयर करिए दोस्त के साथ, तो आपका भी बेनिफिट होगा, उसका भी बेनिफिट होगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।